हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, ड्रामे की स्टार्टिंग जो है एक मिशन से होती है और हमारा जो मेन हीरो है वो एक पुलिस वाला है। और आज वो एक मिशन पे गया था जहाँ पर एक लड़की को एक बंदे ने किडनैप कर लिया था। अब कैप्टन उसे मना करता है कि तुम फायरिंग मत करना, बट उसे प्रीवियस का याद आता है कि उसने पहले भी कैप्टन की बात मानी थी, जिसकी वजह से उस शख्स ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन इस बार वो कैप्टन की बात ना मानते हुए गोली को शूट कर देता है और उस लड़की की जान को बचा लेता है। अब लड़की जो है वो हमारे हीरो को थैंक्स बोलती है। बाय द वे, हमारे हीरो का नाम जो है लीजुंग है, जो कि एक बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर है और काफ़ी हैंडसम है। अब जब कैप्टन उसे चिल्लाता है बाद में कि मैंने तुम्हें शूट करने के लिए मना किया था, तो वो कहता है सर, मेरा पहला फ़र्ज़ है लोगों की जान बचाना, जो मैंने किया। अगर मैं ये नहीं करता तो वो उस लड़की की जान ले लेता, इसलिए बस मैंने अपना काम किया है। कि तभी उसे कॉल आता है कि मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगी। अब जो है लीजुंग बहुत परेशान हो जाता है और सीधा कहता है मैं तुम्हें आ रहा हूँ बचाने। अब हमें एक नए कैरेक्टर एन को दिखाया जाता है, जो कि माफिया वर्ल्ड की बॉस होती है। और एन को मार्शल आर्ट्स और बिजनेस में बहुत ही सक्सेस हासिल थी। उसे पता चलता है कि उसकी गैंग में कोई तो बंदा है जो यहाँ की इन्फॉर्मेशन पुलिस तक पहुँचा रहा है। वो उस बंदे को कहती है तुम मुझे सच सच बता दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। बट वो बंदा उसे कुछ नहीं बताता है। फिर एन कहती है मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, बता दो आखिर तुम किसके लिए काम करते हो, वरना तुम्हें इस पानी में डाल दिया जाएगा। इतने में ही लीजोंग की एंट्री हो जाती है और वो कहता है मैंने कहा इस बंदे को छोड़ दो। तो एन कहती है चलो ठीक है, मैं इस बंदे को छोड़ दूंगी, लेकिन पहले तुम अपना फेस तो दिखाओ और तुम कौन हो। अब जब वो उसे अपना फेस रिवील करके नहीं दिखाता है तो इसी बात पर इन दोनों की बहस हो जाती है और इन दोनों की मार्शल फाइट हो जाती है, जिसमें एन तो काफी तेज थी, इसलिए वो भी हमारे लीजोंग से लड़ लेती है। इतने में पुलिस का सायरन बजता है तो एन के बॉडीगार्ड डर की वजह से उस बंदे को जल्दी से पानी में फेंक देते हैं। अब वहाँ से निकलने से पहले एन अपने बॉडीगार्ड से कहती है कि पता लगाओ ये आखिर हेलमेट वाला बंदा है कौन, आखिर ये चीज क्या है। फिर एन वहाँ से निकल जाती है। जब लीजोंग उस लड़के को पानी से बाहर लेके आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, वो मर चुका होता है। उसकी मौत पर लीजोंग बहुत रोता है क्योंकि वो उसे अपने भाई के जैसा मानता था। अब लीजोंग के कहने पर एन को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, लेकिन वो साफ साफ कहती है क्या आपके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत है, क्योंकि कानून तो सबूत मांगता है और अगर नहीं है तो मेरा टाइम मत वेस्ट कीजिए। अब उसके बाद उसके खिलाफ कोई सबूत न होने की वजह से उसे रिहाई मिल जाती है। तो वहीं लीजुंग परेशान हो जाता है कि एक गुनहगार को इस तरह कैसे छोड़ा जा सकता है। वो अपने कैप्टन से कहता है कि कैप्टन, आप लोगों ने उसे कैसे छोड़ दिया, उसने मेरे सामने मेरे बेस्ट फ्रेंड को मार दिया है। वो कहता है तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो और वैसे भी ये तुम्हारे डिपार्टमेंट का केस नहीं है, तुम अपने डिपार्टमेंट के केस देखो। तो लीजुंग कहता है ठीक है, फिर मुझे उसी डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दीजिए जिस डिपार्टमेंट में इसका केस है। तो कैप्टन लीजुंग की बात मानकर उसे कहता है ठीक है, लेकिन दुनिया के सामने मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा और तुम पुलिस के लिए एक अंडर एजेंट कवर बनकर काम करोगे। वो कहता है ठीक है, और उसके बाद लीजुंग को वो डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब हमें लीजुंग को दिखाया जाता है जो कि अपने बेस्ट फ्रेंड के पास जाता है, जो पेशे से एक हैकर होता है। वो उसके पास जाकर कहता है कि मुझे एन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो क्या करती है, कहाँ जाती है, सब कुछ। अब एन को दिखाया जाता है जो कि आज डील करने के लिए जा रही होती है। उसकी मॉम उसे कहती है कि बेटा संभाल कर जाना, क्योंकि बाहर की दुनिया में तुम्हारे दुश्मन ही भरे पड़े हैं। वो कहती है मॉम, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये तो मेरा डेली का काम है, और अगर मैं डर गई तो बिजनेस कैसे करूँगी। अब उसके बाद वो अपने गार्ड से कहती है कि आज मैं खुद ड्राइव करके जाऊँगी और मुझे आज तुम लोगों की ज़रूरत नहीं। रास्ते में उसे उसकी बहन का कॉल आ जाता है जिसका नाम फ़ैन होता है। फ़ैन उसे बता रही होती है कि आज उसे उसके सपनों की जॉब मिल गई है और आज ही इंटरव्यू के लिए उसे जाना है। वो अपनी बहन के लिए काफ़ी खुश होती है और उसके बाद उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। कॉल उठाने से पहले ही उसका बहुत बुरी तरीके से कोई एक्सीडेंट कर देता है और तब तक उसकी गाड़ी को हिट करता है जब तक कि वो पूरी तरह से बेहोश ना हो जाए। उसके बाद एन तो पूरी तरह बेहोश हो जाती है और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब एन की मॉम को डॉक्टर से ये पता चलता है कि उसका ब्रेन पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, इवन वो कोमा में जा चुकी है और पता नहीं वो शायद ही अपनी ज़िंदगी में अब दोबारा कभी उठ पाएगी या नहीं। मॉम ये सुनकर बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो जाती हैं और वो डॉक्टर को चिल्लाने लगती हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मेरी बेटी एन ज़रूर उठेगी। अब मॉम सोचती है कि उन्हें अपनी छोटी बेटी फैन को यहाँ पर बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि एन की तबीयत तो इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि वो अब कुछ नहीं कर सकती थी। तो वहीं हमें फैन को दिखाया जाता है जो इस ड्रामे की फीमेल लीड है। एन और फैन दोनों ही जुड़वा बहनें हैं और हूबहू एक जैसी दिखती हैं। फैन एन से बिल्कुल अपोजिट है, जहाँ एन फाइट में, मार्शल में, हर चीज़ में तेज और चालाक थी, तो वहीं फ़ैन बहुत ही सिंपल और प्योर थी। मॉम उसे कॉल करके कहती है कि तुम्हें यहाँ पर आना है, अब तुम्हारी स्टडी भी कंप्लीट हो चुकी है यूएस में, तो मैं चाहती हूँ कि तुम अब हमारे साथ आकर रहो। वहीं फ़ैन पूछती है कि मॉम, आज अचानक से आपने मुझे कॉल कैसे कर लिया, क्या कोई प्रॉब्लम है।
तो वो कहती नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम यहाँ पर आओ, मैं तुम्हें बताऊंगी। फैन बहुत ही प्यारी और क्यूट लड़की है। उसे गैंगस्टर की दुनिया के बारे में और गैबलिंग वगैरह के बारे में, इवन बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेज़ोंग को जब एन के एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है तो उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। और फैन जैसे ही घर पहुंचने वाली होती है तो वो अपने आप को कवर कर लेती है, क्योंकि उसकी मॉम ने उसके फेस को हाइड करने के लिए कहा था। लेकिन वो कहते हैं ना, किस्मत चाहे जिसे टकरा जाती है, और वैसे ही लेज़ोंग से फैन टकरा जाती है, लेकिन वो अपने फेस को हाइड करके वहाँ से निकल जाती है ताकि कोई उसे देख ना पाए। और फैन जब घर पहुँचती है तो उसकी मॉम उसे एन के बारे में सब कुछ बताती है और फिर कहती है कि अब तुम्हें बाहर की दुनिया में एन बनना होगा, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि एन की तबीयत बहुत ख़राब है और वो अब कोमा में है तो हर कोई हमारे बिजनेस पर छापा मारना चाहेगा, और मैं नहीं चाहती कि जो मेहनत एन ने की है उस पर कोई और आकर राज करे। इसलिए तुम्हें अब एन बनना होगा। इसमें तुम्हारी मर्जी हो या ना हो, मैं तुम्हें ऑर्डर करती हूँ कि तुम्हें एन बनना होगा। अब सबसे पहले वो उसका लुक एन की तरह करवाती हैं। फैन के लॉन्ग हेयर को एन के शॉर्ट हेयर में कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर उसे पूरा एन बना दिया जाता है। अब सीन लेज़ोंग की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि एन को पूरी तरह से टारगेट कर चुका था कि वो उसे कैसे ढूंढ निकाले। फैन की मॉम ने आज उसे एन की जगह पर एक मीटिंग के लिए उसके बॉडीगार्ड के साथ भेज दिया था। अब फैन एन बनकर मीटिंग की स्पेस पर पहुंच चुकी थी, तो वहीं लेज़ोंग भी उसका पहले से इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि वो उसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहता था। फैन आज के पहले ऐसी जगहों पर कभी नहीं गई थी, इसलिए वो काफी सहमी हुई थी। जब वो सामने वाले बंदे से डील कर रही होती है तो वो काफी डरी होती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसे एन की तरह बनना है और उसी की तरह एक्टिंग करनी है। अब सामने वाला बंदा उससे कहता है कि आज अगर हमारी डील फाइनल हो गई तो बहुत अच्छी है, और अगर आपने डील को करने से मना कर दिया तो आप अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। अब फैन एन की तरह एक्टिंग करके हंसती है और कहती है, मुझे तुम्हारी डील में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं तुमसे डील नहीं करना चाहती हूँ। बॉडीगार्ड, चले यहाँ से। अब उस डीलर को गुस्सा आ जाता है और वो अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि कोई भी इस कमरे से बाहर नहीं जाना चाहिए, सबकी हड्डियाँ एक कर दो। अब दोनों पार्टीज में फाइटिंग शुरू हो जाती है। तो लीज़ोंग भी उस कमरे में पहुंच जाता है और वो देखता है कि एन जो है वो बहुत सहमी हुई सी डरी होती है, एक किनारे खड़ी होती है। अब वो उसकी जान बचाकर उसे वहां से लेकर भागता है। उस डीलर के काफी बंदे एन का पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन लीज़ोंग उसे भगाने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद वो एन को सबसे पहले एक सेफ स्पेस पर लेकर जाता है। फिर वो उसे देखता है कि वो डरी हुई क्यों है। फिर वो सोचता है कि जब मेरी पहली मुलाकात इससे हुई थी उस वक्त इसने मुझसे फाइटिंग की थी, इसके बातों में चालाकी थी, और आज ये इतनी मासूम क्यों दिखाई दे रही है। वो उससे कहता है, मैंने तुम्हारी हेल्प की, बदले में तुम मुझे क्या दोगी। वो उसे थैंक्स बोलती है तो कहता है, थैंक्स से काम नहीं चलेगा, मुझे तुम्हारी कंपनी में जॉब चाहिए। वो कहती है, जॉब? और तुम्हें? फिर सोचती है, मैं इसे जॉब कैसे दे सकती हूँ, मैं एन थोड़ी ना हूँ। और फिर वॉशरूम का बहाना करके वहाँ से भागने की फिराक में होती है। लेकिन तभी लीज़ोंग को शक हो जाता है और वो उसे अपना हाथ देकर बचाने की कोशिश करता है। इससे पहले कि फैन उसे अपना हाथ देती है उसका पाँव स्लिप हो जाता है, बट लीज़ोंग उसे बचा लेता है। सबसे पहले यहाँ पर ही हमें इन दोनों का एक छोटा सा रोमांस देखने को मिलता है कि दोनों एक दूसरे की बाहों में पड़े होते हैं। इतने में फैन के सारे बॉडीगार्ड आ जाते हैं और वो उसे चलने के लिए कहते हैं। फिर वो कहती है, आई एम इम्प्रेस विद यू, इसलिए कल कंपनी में आ जाना, मैं तुम्हें जॉब ज़रूर दूंगी। लीज़ोंग को ऐसा लगता था कि वो अपने मकसद के करीब है और जल्दी अपने फ्रेंड का रिवेंज उससे ले लेगा, लेकिन साथ ही उसका फ्रेंड कहता है कि मत जा, वो लड़की बहुत खतरनाक है और प्लीज़ तू मेरी बात मान ले। वो कहता है, मुझे ये करना है। जब कंपनी में वो पहुंचता है तो सबसे पहली मुलाकात उसे फैन के बॉडीगार्ड से होती है। फैन उसे कहती है कि मैंने इसे बुलाया है, इसलिए मेरे साथ चलो। अब फैन जो है वो उसे सबसे पहले एक पेपर देती है जिसमें उसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है। इतने में एन का बॉडीगार्ड लीज़ोंग की कनपटी पे गन रख देता है और फिर उसकी लॉयल्टी को चेक करता है। अब फैन ने तो ये सब कुछ पहले कभी देखा ही नहीं, इसलिए वो बहुत डर जाती है। लेकिन हमारा लीज़ोंग भी नहीं डरता क्योंकि वो पहले से ही एक ऑफिसर था। वो उसकी लॉयल्टी को साबित कर देता है। लेकिन फिर वो एन को देखता है कि वो गन को देखकर इतनी डरी हुई क्यों है। आखिर फैन जो है पेशे से इंटीरियर डिजाइनर थी, इसलिए जब वो देखती है कि उसके पर्सनल इन्फॉर्मेशन में उसके डैड इंटीरियर डिजाइनर है तो वो उसके घर जाने की जिद करती है। अब लीज़ोंग सोचता है कि एन को उस पर शक न हो जाए, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाता है। अब लीज़ोंग परेशान हो जाता है और पास्ट में सोचता है कि उसने अपने डैड से कहा था कि वो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी को छोड़ रहा है, लेकिन उसके डैड उसे ड्यूटी छोड़ने के लिए मना करते हैं और इसी बात पर बाप बेटे की बहस हो जाती है। लीज़ोंग ये सोचकर परेशान था कि उसके डैड तो एक पुलिस ऑफिसर थे जो कि अब रिटायर हो चुके हैं और उसने पर्सनल इन्फॉर्मेशन में लिखा है कि उसके डैड इंटीरियर डिजाइनर हैं। तो आखिर जब वो घर पहुंचेगा तो क्या करेगा। अब प्रेजेंट सीन में जब लीज़ोंग सबको लेकर अपने घर पहुंचता है तो उसके डैड और उसकी मॉम उन लोगों का बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं। फिर उसके डैड उससे कहते हैं, तुम्हें क्या लगा तुम आओगे और मैं कुछ और रिएक्ट करूंगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं भी एक पुलिस ऑफिसर था बेटे
मुझे भी पता है कि इस वक्त तुम जरूर अंडर कवर एजेंट की तरह काम कर रहे हो। फैन वहाँ का पूरा इंटीरियर देख रही होती है और काफ़ी खुश होती है। इतने में वो अपने डैड से कहता है, डैड ये वही लड़की है जिसकी वजह से मैं अंडर कवर एजेंट बनकर काम कर रहा हूँ। तो डैड कहते हैं, मुझे वो लड़की तो बहुत ही सिंपल और प्योर दिखाई दे रही है, और जहाँ तक मेरा तजर्बा है तो वो लड़की शायद कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। डैड का तजर्बा अपनी जगह बिल्कुल सही था, क्योंकि वो एन नहीं फैन थी। तो वो कहता है, डैड आपको पुलिस से रिटायर होकर काफ़ी टाइम हो चुका है, इसलिए आप नहीं जानते ये लड़की बहुत ही चालाक है, और बस मैं इसी की चालाकी को पकड़ने के फिराक में हूँ। फैन को उसकी मॉम ने अपने पास बुलाया था और कहा कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, लेकिन तभी वो उसे डरता हुआ देख कहती हैं, सबसे पहले तो तुम डरना बंद करो, क्योंकि एन किसी से नहीं डरती है, और अगर तुम्हें उस जैसा बनना है तो सबसे पहले डरना बंद करना होगा। और हाँ, प्रॉब्लम ये हुई है कि त्यानचिंग वापस आ रहा है, और वो हमारे बिजनेस का आधा पार्टनर है, इसलिए तुम्हें उसके सामने एन की तरह एक्टिंग करनी है, और प्लीज़ उसे शिकायत का कोई मौका मत देना। एंड वन मोर थिंग, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मार्शल फाइटिंग सीख लो, ताकि किसी और को क्या, त्यानचिंग को भी तुम पर शक ना होए। अब फैन कहती है, मॉम मैं कोशिश करूंगी, बट मॉम कहती है मुझे कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए। अगले सीन में हमें लिजुंग को दिखाया जाता है, जो कि फैन की आदतों को देखकर परेशान था कि ये मुझे वैसी क्यों नहीं लग रही जैसे इसको मैंने पहली मुलाकात में देखा था। तभी वो उसे टेस्ट करने के लिए उसका हाथ पीछे से पकड़कर फोल्ड कर देता है। अब ये चीज जब उसने एन के साथ किया था तो वो तो सामने से उसे फाइट कर लेती है, लेकिन यहाँ पर एन तो थी नहीं, फैन थी, इसलिए वो सीधा उसी के ऊपर गिर जाती है। अब लीजुंग उससे कहता है, तो मैं नहीं हूँ ना? वो कहती है, हाँ मैं एन ही हूँ, क्यों तुम्हें कोई डाउट हो रहा है क्या? मेरे लुक को देखो, मैं एन ही हूँ। एक्चुअली मुझे एक्सीडेंट के बाद अमेसिया हो गया ना, इसलिए मैं कुछ चीज़ें भूल गई हूँ। अब जब वो मॉम को घर पर देखती है कि वो बहुत उदास बैठी है, तो वो उनके लिए डिनर लेकर आती है। अब मॉम एक पल के लिए फैन को एन समझकर उससे बड़ी प्यार से बात करने लगती है, लेकिन जब उन्हें रियलाइज़ होता है कि ये तो एन नहीं फैन है, तो वो उसे कहती हैं कि तुम्हें मार्शल आर्ट सीखने के लिए कहा था ना मैंने, उसका क्या हुआ? क्या तुमने किसी बंदे को ढूंढा? अब फैन कहती है, मॉम मैं जल्दी किसी को ढूंढकर फाइटिंग सीख लूंगी, आप टेंशन मत लीजिए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अब फैन जो है वो सीधा लीजुंग के पास जाती है और उससे कहती है, क्या तुम्हें मार्शल आर्ट्स आते हैं? लीजुंग उसे हाँ बोलता है तो वो उसे सिखाने के लिए कहती है। अब हमें एक नए सीन की एंट्री में एक नए कैरेक्टर को दिखाया जाता है, और ये त्यानचिंग होता है। त्यानचिंग बहुत ही रिच है और एन के साथ उसकी आधी पार्टनरशिप फॉर्म चलती है। अब यहाँ पर जब उसे पता चलता है कि एन को किसी बंदे ने परेशान किया था, तो वो उस डीलर के पास जाकर सबसे पहले उसे धमकी देता है और उसके सारे बंदों को मार गिराकर ये कहता है, नेक्स्ट टाइम से एंग से पंगा मत लेना, वरना मैं तुम्हारा इससे भी बुरा हाल करूँगा, समझे तुम? और उसे वहाँ से धमकी देकर सीधा उसकी मॉम से मिलने के लिए निकल जाता है। अब यहाँ पर जब वो मॉम के पास पहुँचता है तो अपने बॉडीगार्ड्स को बाहर जाने के लिए कहता है। मॉम उसे कहती है, तुमसे मिलकर खुशी हुई। तो वो कहता है, मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई, लेकिन एन कहीं नज़र नहीं आ रही है। अब मॉम उसे क्या बताती, इसलिए वो कहती हैं, त्यानचिंग मैंने उसे ऑफिस से कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे दिया है, लेकिन अभी वो रेस्ट कर रही है, तो तुम उसे डिस्टर्ब मत करना। और एक बात कहूँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम्हें अपनी मॉम से मिलना चाहिए था पहले, उसके बाद मुझसे मिलना चाहिए था। वो कहता है, एक्चुअली यू आर राइट, मुझे मॉम से मिलना चाहिए था पहले। अब हमें लीजुंग और फैन को दिखाया जाता है, जो कि उसे मार्शल आर्ट सिखा रहा होता है। सबसे पहले वो उसे 100 मीटर की रेस लगवाता है, जिसमें वो बुरी तरीके से हार जाती है। उसके बाद कहती है, पता नहीं ये लोग कैसे कर लेते हैं। अब उस पर तो दिन ब दिन लीजुंग का शक बढ़ते ही जा रहा था। वो उसे फाइटिंग भी सिखाता है। उसके बाद जब वो थक जाती है तो कहती है, क्या अब हम कल कर सकते हैं? वो कहता है, अगर तुम ऐसे ही थक जाया करोगी थोड़े थोड़े चीज़ों में तो तुम कैसे मार्शल आर्ट सीखोगी? रात में वो बहुत ज़्यादा थक जाती है तो कहती है, अब मुझे वार्म वाटर बाथ लेना चाहिए, क्योंकि वो मेरे लिए अच्छा होगा। अब यहाँ पर वो वार्म वाटर बाथ लेने के लिए जाती है तो कहती है, कोई एक दिन में किसी लड़की से इतनी मेहनत करवाता है क्या? वो पागल है क्या? उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। वो कहता है, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ, तुम्हारे बगल में ही मैं भी बात ले रहा हूँ। वो कहती, तुम पागल हो क्या? तुम यहाँ कैसे आ सकते हो? चलो जाओ यहाँ से। अब जब उन लोगों का नहाने का सीन खत्म होता है तो वो गौर करता है कि उसके पीठ पर मैंने पहली बार देखा था कि एक टैटू है, और आज एन के बैक पर कोई भी टैटू नहीं है। आखिर वो गया कहाँ? तो वो इस बात को कंफर्म करने के लिए उसके रूम में आता है और कहता है, तुम ये बताओ, तुम्हारे बैक पर पहले तो टैटू था ना, अब वो टैटू नहीं है, आखिर गया कहाँ? तो वो उससे कहती है, वो टैटू नहीं बल्कि नकली टैटू था, वो परमानेंट टैटू नहीं था, क्योंकि जो है मुझे टैटू बनवाने से डर लगता है, बस इसीलिए मैंने परमानेंट नहीं नकली टैटू बनवाया था। अब लीजिंग सोचता है, जो लड़की गन से नहीं डरती वो भला टैटू बनवाने से डर सकती है क्या? तो वहीं त्यानचिंग को अपनी मॉम के साथ दिखाया जाता है, जो उनके साथ डिनर कर रहा होता है। अब उसकी मॉम कहती है, बेटा मैं अकेले रह रहकर थक चुकी हूँ, प्लीज़ तुम शादी कर लो और मेरे लिए एक बहू ले आओ, ताकि वो तुम्हारी तरह मेरा ख्याल रखे। तो त्यानचिंग कहता है, मॉम आप फिक्र क्यों कर रही हैं, पहले कोई अच्छी लड़की मिलने तो दीजिए। अब जैसे ही वो लोग दोनों रेस्टोरेंट से निकलते हैं तो इतने में ही उसकी मॉम का एक्सीडेंट हो जाता है। त्यानचिंग बहुत डर जाता है और वो सीधा अपनी मॉम को हॉस्पिटल लेकर जाता है,
और हॉस्पिटल में वो सीधा कहता है कि मेरी मॉम को कुछ भी होना नहीं चाहिए, जितना पैसा लगेगा मैं लगाने को तैयार हूँ। डॉक्टर उसे कहता है ब्लड लाने के लिए, बट वो कहता है मुझे नहीं पता ब्लड कहाँ मिलेगा और कहाँ नहीं, तुम लोगों को जो करना है जल्दी करो, अगर मेरी मॉम को कुछ हुआ तो इस पूरे हॉस्पिटल को आग लगा दूंगा मैं। और फिर डॉक्टरों को मारने लगता है। अब वो पैनिक इतना ज़्यादा हो जाता है कि तभी सामने से एक लड़की आती है और डायरेक्ट उसे मारती है और कहती है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, ये तुम्हारा घर नहीं हमारा हॉस्पिटल है, अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगे तो हम तुम्हारी माँ का इलाज करेंगे। और ये लड़की कोई और नहीं वहीं की डॉक्टर होती है जिसका नाम गुजिंग होता है। पहली बार त्यांजिंग ने किसी के सामने अपना मुंह बंद किया था। अब वो देखता है कि उसकी माँ जब रिलैक्स हो जाती है तो वो काउंटर पर जाकर थैंक्स करता है, बट सामने वाली नर्स उसे कहती है कि थैंक्स आपको हमारा नहीं बल्कि गुजिंग का करना चाहिए, क्योंकि उसी ने आपकी मॉम को टाइम पर ब्लड दिया था। अब उसे रियलाइज़ होता है कि शायद वो कुछ ज़्यादा ही पैनिक हो गया था, इसलिए वो अपने गार्ड्स को लेकर सीधा गुजिंग के पास जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हें सॉरी और थैंक्स बोलना है। वो उसे अपनी मॉम के लिए थैंक्स और अपनी गलती के लिए सॉरी बोलता है। सारे गार्ड्स भी उसे सॉरी करते हैं। अब गुजिंग जो है उसे देखकर शॉक हो जाती है कि ये इस लड़के का कौन सा रूप है। जो मैंने देखा था वो तो बहुत ही डेंजर था, लेकिन ये तो बहुत ही स्वीट लग रहा है। और उसके बाद वो उसे कहता है कि आपका बहुत बहुत थैंक्स और मुझे अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा है, नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तो वहीं दूसरी तरफ हमें लीजुंग और फैन को दिखाया जाता है जो एक दूसरे के साथ डिनर कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक उसे कॉल आती है कि उसे पता है कि उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट किसने किया था। अब वो उससे मिलने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी लीजुंग उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा क्योंकि मैं तुम्हारा असिस्टेंट हूँ ना। उसके बाद वो दोनों एक साथ जाते हैं, लेकिन तभी रास्ते में कुछ गुंडे उन लोगों के सामने आ जाते हैं जो उन लोगों पर वार करते हैं। लेजुंग भी उनकी हड्डियां अच्छे तरीके से तोड़ता है, लेकिन अचानक से वो गुंडे फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। फैन तो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। लेजुंग उसे नोटिस करता है और कहता है कि अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, अब हम इनसे लड़ नहीं सकते क्योंकि इनके पास गन है। और सीधा वो खाई में छलांग लगा देता है। अब ये लोग खाई में जाकर थोड़ा नीचे गिर जाते हैं और ये दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। अब जब लेजुंग की आँख खुलती है तो वो सबसे पहले फैन को जगाने की कोशिश करता है, उठो, क्या तुम ठीक तो हो ना। जब उसकी आँख खुलती है तो वो कहती हम लोग कहाँ पे हैं और तुम्हें कितनी ज़्यादा चोट लग गई है, तुम्हें काफ़ी दर्द हो रहा होगा ना, मैं ड्रेसिंग कर देती हूँ। और फिर वो अपने कपड़ों के कुछ हिस्सों को फाड़ कर लेज़ों की ड्रेसिंग कर देती है और उसके बाद कहती है अब तुम्हें अच्छा फील होगा, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं तुम्हारी देखभाल करूँगी, ओके, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बहुत जल्दी यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद वो उसे एक जगह पर ले जाती है जहाँ पर दो लोग उन लोगों की हेल्प करते हैं। वो कहती है कि आप लोगों के पास फ़ोन है क्या, मुझे एक कॉल करनी है। तो वो कहती है हमारे पास कोई फ़ोन नहीं है, लेकिन यहाँ से कुछ दूर पर तुम्हें टेलीफोन मिल जाएगा। वो कहती है मैं आपको एक नंबर देती हूँ, आप उस नंबर पर कांटेक्ट करके बता दीजिए कि मैं यहाँ पर हूँ। अब उन लोगों को इन लोगों पर शक होने लगता है तो वो इन लोगों को शक की नज़रों से देखने लगते हैं, लेकिन ये लोग कर भी क्या सकते थे। अब वो लोग वहाँ से जाते हैं और कहते हैं हम तुम्हारा कॉल कर देंगे। अब बाहर जाते हुए वो लोग बड़बड़ा रहे होते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ त्यांशिंग को दिखाया जाता है जिसने एन के बॉडीगार्ड की खूब अच्छी खबर ली थी। वो कहता है एन कहाँ गई, तुम्हें क्या नहीं पता। वो कहता है जब से वो नया पर्सनल असिस्टेंट आया है ना, तब से मुझे कुछ पता नहीं होता है कि एन कहाँ जा रही है और कहाँ आ रही है, प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए। तो त्यांशिंग कहता है तुम लोग किसी काम के नहीं हो। तो वहीं गुजिंग को दिखाया जाता है जो त्यांशिंग की मॉम का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रही होती है, उन्हें टाइम पर मेडिसिन दे रही होती है। तो त्यांशिंग दूर से ही सब कुछ देख रहा होता है और उसे कहीं ना कहीं गुजिंग से फर्स्ट साइट लव हो चुका था, वो उसके प्यार में पड़ चुका था और ये उसके लिए बहुत ही अच्छी फीलिंग्स थी, क्योंकि आज के पहले त्यांशिंग ने किसी के लिए ऐसा फील नहीं किया था। अब वो रुकता नहीं और सीधा उसके पास जाकर कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इससे पहले कि वो और कुछ कह पाता वो वहाँ से जा रही होती है, पर उसका भाई उसे रोक देता है। अब त्यांशिंग उसे कहता है मैं बातों को घुमा फिरा कर करना नहीं जानता हूँ, मुझे तुमसे प्यार है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। गुजिंग कहती है तुमसे शादी, मैं तुम जैसे लड़कों को अपना फ्रेंड भी ना बनाऊँ, इसलिए प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। अब त्यांशिंग का भाई उसे कहता है ये तुम कैसे बात कर रही हो मेरे भाई से, सही से बात करो, क्या कमी है उसमें, रिच है, हैंडसम है, तो तुम उसे क्यों इग्नोर कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और ना ही तुमसे शादी करना चाहती हूँ, एंड ए मिस्टर तुम बीच में मत बोलो वरना तुम्हें एक रख कर दूंगी। वो कहता है तुम मेरे भाई से ऐसे बात नहीं कर सकती हो। त्यांशिंग उसे कहता है मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब मुझे तुम्हारे जवाब का इंतज़ार है। अब वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है, बट फिर से उसका भाई उसे रोक लेता है। वो कहती है फॉर गॉड सेक मेरा पीछा छोड़ दो, और चली जाती है। अब त्यांशिंग का भाई उसे कहता है कि लड़की अच्छी नहीं है, मैं आपको दूसरी लड़की ला कर दूंगा। तो वो कहता है तुम नहीं जानते, मुझे यही चाहिए, मैंने जैसे पसंद कर लिया तो कर लिया। अब उन गुंडों को दिखाया जाता है जो फैन और लीजों को ढूंढ रहे होते हैं, तभी उन्हें वही अंकल और आंटी दिख जाते हैं। वो लोग उनका एड्रेस पूछ लेते हैं तो वो लोग बता देते हैं। अब जैसे वो लोग उस जगह पर पहुंचते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि लीजों और फैन तो वहाँ से निकल चुके होते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हमें त्यांशिंग को दिखाया जाता है जो अपना प्रपोजल और बहुत सारे फ्लावर्स लेकर वापस से गुजिंग के पास पहुँचता है और कहता है क्या तुम्हें मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट है। वो कहती है
क्या तुम्हें बात सीधी सीधी समझ में नहीं आती? मुझे तुमसे कोई शादी नहीं करनी है। और कहकर इतना निकल जाती है। अब हमारा क्रेजी तेंजिंग उसके पीछे जाता है और कहता है, क्या तुम्हें सच में मैं पसंद नहीं हूँ? कमी क्या है मुझ में? हैंडसम हूँ, रिच हूँ, उसके बावजूद भी क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहोगी? मैंने कह दिया मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मतलब तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो कहती है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया क्या? मैं तुमसे शादी किसी कीमत पर नहीं करूँगी। तो तेंजिंग कहता है, ठीक है, मेरी एक शर्त है। अगर मेरी शर्त पर तुम खरी उतर गई तो मैं तुम्हारी लाइफ से चला जाऊँगा। वो कहती है क्या? वो कहते हैं तुम्हें मेरे साथ 3 डेट्स करनी होगी और इन 3 डेट्स में अगर मैंने तुम्हारा दिल जीत लिया तो फिर तुम मुझसे शादी करोगी, और अगर इन 3 डेट्स में भी मैं तुम्हारा दिल नहीं जीत पाया तो मैं तुम्हारी लाइफ से कैर आउट हो जाऊँगा। अब तेंजिंग की ऐसी शर्त को वो सुनकर सोचती है कि 3 डेट्स की तो बात है, मैं इसे डेट्स करके मना कर दूंगी और ये आसानी से मेरा पीछा छोड़ देगा। और वो कहती ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, मैं तुम्हारे साथ 3 डेट्स करूँगी, लेकिन उसके बाद मैं तुम्हें मना करूँगी और तुम मेरी लाइफ से गेट आउट हो जाओगे। गैस हम लोग गुजिन को शॉर्ट फॉर्म में जिन बोलते हैं, और जिन जो है उसके साथ डेट्स पर जाने के लिए राजी भी हो जाती है। अब नेक्स्ट डे वो अपने बॉडीगार्ड के साथ सीधा जिन के हॉस्पिटल पहुंचता है और जिन से ये कहता है कि तुम्हें याद है ना, हमें डेट पर जाना है और आज हमारी फर्स्ट डेट है। और कहने के मुताबिक वो उसे आज मूवी दिखाने के लिए लेकर जाता है डेट पर। अब गुजिन ये सोचती है कि मेरी सेफ्टी के लिए इसने इतने सारे बंदों को डेट पर लेकर आया है, बताओ ज़रा कोई ऐसे भी डेट करता है क्या? लेकिन ये यहाँ पर मूवी को अच्छे से इंजॉय करती है। लेकिन वो यही चाहती थी कि वो 3 डेट पर भी उसे मना कर देगी। फैन को दिखाया जाता है जो कि लीजन की रात में केयर करते करते बैठे बैठे ही सो जाती है। अब जब लीजन की आंखें खुलती है तो वो फैन की तरफ देखकर ये सोचता है कि क्या वो फैन से प्यार करने लगा है। अचानक एक्सीडेंटली फैन नींद में ही लीजन की तरफ बढ़कर उसे किस कर लेती है, और जो लीजन होता है वो शॉक्ड होता है। उसके बाद वो लोग घर के लिए निकलते हैं और रास्ते में वो फ्लावर लगाकर अपने बालों में काफ़ी हंस रही होती है। अब जब वो लोग ऑफिस पहुंचते हैं तो फैन अपने बॉडीगार्ड से कहती है कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि लीजिंग और मैं कहाँ गायब थे। बॉडीगार्ड ओके बोलता है। इतने में तेंजिंग की एंट्री होती है और वो सीधा फैंग से ये पूछता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम गायब कहाँ थी? मैं तुमसे मिलने आया था बट तुम मुझे मिली नहीं। तो वो उससे बहानेबाजी करने लगती है। उसके बाद वो लीजिंग को देखकर पूछता है कि ये कौन है? तो वो बताती है ये मेरा पर्सनल असिस्टेंट है, मैंने इसे जल्दी ही हायर किया। अब लीजुंग को त्यानशिंग को ज़्यादा पसंद नहीं करता और उसे देखकर उसे गुस्सा आ रहा होता है। और उसके बाद त्यानशिंग जो है वो फैन से कहता है कि हमें वायलेंस का तरीका अपनाकर अपने दुश्मनों से मुकाबला करना होगा। तो फैन उससे कहती है अब हम बिजनेस करने में कोई भी वायलेंस का तरीका नहीं अपनाएंगे, और हम ये इसलिए करेंगे ताकि हमारे दुश्मनों से हमारी दोस्ती हो जाए, क्योंकि बस अब मैं और दुश्मन नहीं बनाना चाहती हूँ। तो त्यानशिंग उसकी बातों को सुनकर कहता है एन तुम ऐसी बातें कर रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने कोई गलत मेडिसिन ले ली जिसका असर तुम्हारे दिमाग पर हो गया है? तो वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, बस अब मैं और दुश्मन क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ, बस इसीलिए हम वायलेंस का तरीका नहीं अपनाएंगे। तो त्यानशिंग उसकी बातों को सुनकर हाँ कर देता है। अब नाइट के सीन में जब लीजोंग फैन को उसके घर ड्रॉप करता है तो उसकी मॉम उसे देख लेती है। अब लीजोंग उसे ड्रॉप करके जब चला जाता है तो फैन की मॉम उसके पास आती है और सबसे पहले वो उसे शाबाश कहती है और कहती कि तुमने अच्छी एक्टिंग की त्यानशिंग के सामने कि उसे शक नहीं हुए। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि त्यानशिंग के आने के बाद लीजोंग का काम इस कंपनी में ख़त्म हो चुका है, इसलिए तुम उसे किसी और कंपनी में ट्रांसफ़र कर दो। बट फैन कहती है मॉम ऐसा नहीं है, अभी इसका काम ख़त्म नहीं हुआ है, मैं उसे भी और रखना चाहती हूँ। तभी मॉम कहती है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसे पसंद करने लगी हो, बस इसलिए उसे ट्रांसफ़र नहीं करना चाहती हो? वो कहती है मॉम ऐसी कोई बात नहीं है। तो मॉम उससे कहती है फिर ठीक है ना, तुम उसे जल्द से जल्द किसी और कंपनी में ट्रांसफ़र कर दो। एंड हाँ, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, तुम्हारी बहन एन की बेटी सिया आ रही है और उसने आज तक अपने डैड को कभी देखा नहीं। एन ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो उसके बर्थडे पर उसके डैड से मिलवाएगी, और हाँ, एन ने कभी मुझे अपने हस्बैंड से नहीं मिलवाया, इसलिए मैं भी सिया के डैड को नहीं जानती हूँ। तो फिर तुम्हें किसी ऐसे बंदे को ढूंढना होगा जो उसका नकली फादर बन सके, और तुम दोनों को मिलकर उसके सामने पेरेंट्स बनना होगा ताकि सिया को शक ना होए कि एन यहाँ मौजूद नहीं है। और साथ ही तुम किसी ऐसे बंदे को जल्द से जल्द ढूंढ लो जो तुम्हारा फेक हस्बैंड बन जाए। अब उसके बाद नेक्स्ट डे जब वो कंपनी में जाती है तो वो काफ़ी डिस्टर्ब होती है क्योंकि मॉम ने लीजुन को किसी और कंपनी में ट्रांसफ़र करने के लिए कहा था। इतने में त्यानशिंग आ जाता है। त्यानशिंग लीजुन को देखकर उसे बिल्कुल भाव नहीं देता कि तभी त्यानशिंग जो है वो फैन को बताता है कि डीलर जंगफू ने हमारी कंपनी का ब्लूप्रिंट चोरी कर लिया है, इसलिए हमें उसमें कुछ चेंजेस करने होंगे। अब यहाँ पर फ़ैन कहती है कि ठीक है, मैं चेंजेस कर दूँगी। तो वो कहता है लेकिन हमने तो वो प्रिंट बहुत ही बड़े आर्किटेक्ट से बनवाया था, तो तुम कैसे चेंज कर सकती हो? तो वो कहती है मैं कर लूँगी। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि फ़ैन जो है अपनी फ्रेंड से मिलने गई होती है और उसे सारी सिचुएशन बता देती है। अब उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि तुम
लीजों को कंपनी से निकालना नहीं चाहती हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो, बस इसीलिए तुम उसे किसी कंपनी में ट्रांसफ़र नहीं करना चाहती हो? वो कहती है ऐसा कुछ नहीं, बट पता नहीं मेरा दिल क्यों नहीं मानता कि लीजों को मैं किसी और कंपनी में ट्रांसफ़र कर दूँ। दूसरी तरफ हमें मॉम को दिखाया जाता है, जिन्होंने त्यानचिंग से ये कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि लीजों को अब कंपनी से निकाल देना चाहिए और उसे किसी और कंपनी में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। ये काम मुझे नहीं लगता कि एन कर पाएगी, इसलिए मैं तुम्हें जिम्मेदारी दे रही हूँ कि तुम उसे किसी और कंपनी में ट्रांसफ़र कर दो। अब पहले से ही जो है त्यानचिंग उसे चिढ़ता था तो वो हाँ कर देता है। अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर त्यानचिंग अपने बॉडीगार्ड के साथ जिन के पास पहुंच चुका था और वो जिन से कहता है आज हमारी दूसरी डेट का टाइम है, तो वो कहती है मैं अभी बिजी हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा काम है तो मैं तुम्हारे साथ आज डेट पर नहीं जा सकती। वो कहता है मैं वेट कर लूँगा बट डेट पर तो आज ही जाऊँगा। अब फैन को दिखाया जाता है जो लीजुंग की आंखों में देखकर उससे अपना प्यार टेस्ट कर रही होती है, लेकिन तभी से समझ में आ जाता है कि वो उससे प्यार करने लगी है और शायद लीजुंग भी उससे प्यार करता है, लेकिन वो उससे दूर हट जाती है। अब लीजुंग जब उससे पूछता है तो वो कहती है मैं तो सिर्फ तुम्हारी लॉयल्टी चेक कर रही थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, और वैसे भी चलो हटो मुझे बहुत ज़्यादा काम है। अब जब जिन का काम खत्म हो जाता है तो त्यानचिंग उसे डेट पर लेकर पहुंच जाता है। अब उसके पीछे इतने सारे बॉडीगार्ड्स को देखकर जिन काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट हो रही होती है और वो अपने मन में यही सोच रही होती है कि कोई किसी के साथ डेट पर जाता है तो उनके बीच बॉडीगार्ड्स भी होते हैं क्या। अब उसे बर्दाश्त नहीं होता है तो वो सीधा त्यानचिंग से ये कहती है तुम्हें डेट का डी भी पता है क्या, डेट कैसे सेलिब्रेट करते हैं? कोई डेट पर जाता है अपने साथ इतने सारे बॉडीगार्ड लेके, जब तुम्हें पता नहीं है कि किसी लड़की को कैसे ट्रीट करना चाहिए, तो मुझे तुमने डेट की ऑफ़र क्यों की? और प्लीज़ मैं तुम्हारे साथ नेक्स्ट डेट पर नहीं आने वाली हूँ। तो त्यानचिंग मुझे कहता है तुमने मुझसे 3 डेट्स का प्रॉमिस किया है, इसलिए तुम्हें तो डेट पर आना ही होगा। और उसके बाद वो उसे लड़ झगड़ कर वहाँ से चली जाती है। अब जिन जैसे ही गुस्से में वहाँ से निकलती है तो त्यानचिंग का भाई उसे रोकने के लिए जाता है, पर त्यानचिंग उसे मना कर देता है और कहता है जाने दो उसे शायद कुछ टाइम की ज़रूरत है। अब हमें फ़ैन को दिखाया जाता है। फ़ैन जैसे ही घर पहुँचती है तो उसकी मॉम उससे कहती है फ़ैन क्या तुमने फ़ेक हस्बैंड ढूंढा, क्योंकि सिया बहुत जल्द यहाँ पर आ जाएगी। तो वो कहती है मॉम मैं ढूंढ रही हूँ और बहुत जल्द मैं फेक हस्बैंड का इंतजाम कर लूंगी। इतने में से लीजुंग की कॉल आ जाती है तो वहीं दूसरी तरफ लीजुंग को दिखाया जाता है जिस पर काफ़ी गुंडों ने हमला कर दिया था, लेकिन वो भी उन्हें छोड़ता नहीं है, उन्हें धूल चटाकर ही रहता है। उसके बाद लीजुंग एक गुंडे से पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर मुझे मारने के लिए किसने भेजा है, तो वो बता देता है कि उन लोगों को त्यानचिंग ने भेजा है। अब ये सारी वॉइस और फाइटिंग की आवाज़ जो है वो कॉल पर फैन सुन लेती है और उसे रहा नहीं जाता है कि पता नहीं लीजुंग का आखिर क्या हाल हो रहा होगा। वो सीधा अपने बॉडीगार्ड के साथ लीजुंग के पास पहुंच जाती है और कहती है तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी, तुम ठीक तो हो ना लीजुन? मैंने फ़ाइट की आवाज़ सुनी इसलिए मैं दौड़ी दौड़ी तुम्हारे पास चली आई। फिर वो पूछती है कि उन बंदों को किसने भेजा था, लेकिन लीजुंग उसे कुछ नहीं बताता। वो ऑलरेडी जानती थी कि उन बंदों को त्यानचिंग ने भेजा है क्योंकि उसने कॉल पर सुन लिया था। अब नेक्स्ट डे जब वो त्यानचिंग से मिलती है तो उससे काफ़ी रूटली बात करती है। अब त्यानचिंग को भी समझ नहीं आ रहा था कि एन जो है उससे इतना रूटली क्यों बात कर रही है। उसके बाद त्यानचिंग को उसका रूड बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और त्यानचिंग काफ़ी गुस्से में होता है और ये सोचता है कि आज तक एन ने उससे कभी इतना रूड बिहेवियर नहीं किया। अब लीजुन को दिखाया जाता है जिसका दोस्त उसके पास आता है और उसे इन्फॉर्मेशन बताता है कि जो एन के पीछे टैटू था वो रियल टैटू था, वो कोई फेक टैटू नहीं था। तो लीजुन सोचता है एन से पहली मुलाकात में उसने उसके बैग पर टैटू देखा, लेकिन अभी रिसेंटली उसने जब एन के बैग पर देखा तो कोई टैटू था ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। इतने में उसकी नज़र एन की गाड़ी पर पहुंचती है और वो सीधा उस गाड़ी का पीछा करने लगता है और वो सोचता है कि आखिर यहाँ पर एन क्यों आई है। अब हमें फैन को दिखाया जाता है कि फैन जो है वो एन से मिलने के लिए आई थी और वो उससे बातें कर रही होती है कि इतने में ही वहाँ पर पीछे से लीजुंग आ जाता है और वो कहता है कि एन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, लेकिन तभी उसकी नज़र रियल एन पर पड़ जाती है और वो सब कुछ समझ जाता है कि आखिर इसके बैक पर टैटू क्यों नहीं है। अब फैन उसे कहती है मेरी बात गौर से सुनो, हाइपर मत होना, ये कोई और नहीं बल्कि मेरी ट्विंस बहन है और ये मुझसे बड़ी है, इसका नाम एन है और मेरा नाम फैन। अब जैसे ही लीजुंग को सब कुछ पता चलता है तो वो सबसे पहले फैन से ही पूछता है तुम इसकी जगह पर क्या कर रही हो। तो वो बताती है कि दी का एक्सीडेंट होने के बाद मॉम ने दुनिया के सामने मुझे एन बनाया ताकि कोई भी हमारे बिजनेस को लूट ना सके। एन मुझसे बिल्कुल अपोजिट है और मैं उससे बहुत अलग हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि तुम अब मेरे बारे में सब कुछ जान चुके हो, इसलिए दुश्मनों से तुम्हें भी तुम्हारी जान का खतरा है, इसलिए प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। वो उसे कहता है कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा और वैसे भी आखिर तुम कब तक अपनी बहन की ज़िंदगी को एन बनकर गुजारोगी। तो वो कहती है जब एन को होश आ जाएगा उस वक्त मैं फ़ैन बनकर यूएस चली जाऊंगी और वो अपनी दुनिया को संभाल लेगी। वो कहता है कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बहन को कभी होश ही ना आए तो तुम क्या करोगी। अब लीजुंग की बातों को सुनकर फैन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो सोचती है कि वो आज लीजुंग से अपने प्यार को कन्फेस कर देगी, लेकिन फिर वो चुप हो जाती है। अब रास्ते में लीजुंग ये सोचता है कि वो जिस लड़की से
अपने फ्रेंड की मौत का बदला लेना चाहता था। उस लड़की को तो गॉड ने पहले ही उसकी सजा दे दी है, इसलिए अब उसे रिवेंज लेने की जरूरत नहीं है। बट जब वो फैन की तरफ देखता है तो वो समझ जाता है कि अब वो फैन को बहुत लाइक करने लगा है। अब नेक्स्ट डे फैन कंपनी में लीजुंग से कहती है कि क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरे फेक हस्बैंड बनोगे, क्योंकि एन की बेटी सिया आ रही है और मुझे उसकी नकली मॉम बनना है और तुम्हें उसका फादर बनना है। वो हाँ बोल देता है और इसके बाद जब नेक्स्ट डे वो उसके घर पर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर सिया आ चुकी है। सिया डायरेक्ट एन को देखकर कहती है, मॉम आप आ गई, मैंने आपको बहुत देर से वेट किया है और मुझे आपको देखकर बहुत खुशी हुई। तो ये क्या है, ये जो बगल में खड़े हैं यही मेरे डैड हैं, आपने मुझे उनसे मिलाने का प्रॉमिस किया था ना। वाओ, डैड तो बहुत ही हैंडसम है। और फिर वो सीधा दौड़कर लीजुंग के पास जाती है और उसे हक कर लेती है और फिर कहती है, डैड मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। लीजुंग भी नीचे बैठता है और फिर वो सिया से बातें करने लगता है। सिया उससे कहती है, डैड अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, आपके साथ ही रहूंगी। अब फैन भी सिया से एन बनकर मिलती है। फैन के लिए ये सब कुछ बहुत ही स्ट्रेंज था क्योंकि अब तक वो मॉम नहीं बनी थी। अब नाइट के सीन में लीजुंग अपने घर जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ शॉप पहुंच जाती है और वो कहती है, डैड आप कहीं जा रहे हैं क्या। तो फैन कहती, नहीं आपके डैड तो कहीं नहीं जा रहे, बस हम कमरे तक सोने के लिए जा रहे हैं। तो शाओ कहती, ठीक है डैड, गुड नाइट। शाओ के जाने के बाद लीजुंग फैन से कहता है, आखिर ये सब कुछ कब तक चलेगा, क्या तुम्हारी कोई अपनी लाइफ नहीं है, क्या तुम अपनी लाइफ को नहीं जीना चाहती हो। इतने में जो है वापस से शाओ आ जाती है और कहती है, डैड क्या आप लोग झगड़ा कर रहे हैं क्या, मुझे आवाज़ें आ रही थी। वो लोग कहते हैं, नहीं हम लोग कोई फाइट नहीं कर रहे। तो वो कहती, डैड आज मैं आप लोगों के साथ ही सोऊंगी। और उसके बाद वो डायरेक्ट कमरे में जाके बेड पर सो जाती है। आगे लीजुंग और फैन उसे मना भी नहीं कर सकते थे कि वो उनके बीच में ना सोए, क्योंकि वो थी एक बहुत ही क्यूट बच्ची। अब नाइट के सीन में जब वो उनके बीच में सोती है तो धीरे धीरे खिसक कर नीचे चली जाती है और लीजुंग और फैन दोनों ही एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं। अब जब मॉर्निंग में वो दोनों एक दूसरे को अपने करीब देखते हैं तो काफ़ी एम्बेरस फील करते हैं, क्योंकि उनके बीच से शाओ तो नीचे चली गई थी। अब लीजुंग मॉर्निंग के सीन में भी वापस से फैन से यही कहता है कि तुम अपनी लाइफ को नहीं जीना चाहती हो, क्या तुम अपनी लाइफ को एन के नाम पर ही गुजार दोगी। वो कहती है, जब तक एन ठीक नहीं हो जाती बस मुझे तब तक उसकी प्लेस पर रहना है, उसके बाद मैं यूएस चली जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में हमें सारे लोगों को ब्रेकफास्ट टेबल पर दिखाया जाता है, जहाँ लीजुंग ने शाओ के लिए बहुत सारा बलून लाया था। तो वहीं त्यानचिंग को दिखाया जाता है जो अपनी तीसरी और आखिरी डेट के लिए जिन के हॉस्पिटल पहुंच जाता है। जिन उससे कहती है कि आज मैं तुम्हारे साथ डेट पर नहीं चल सकती क्योंकि आज का मेरा शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा बिजी है। वो कहता है, ठीक है मैं वेट कर लूंगा। तो जिन कहती है, एज योर विश। जिन तो अपना काम करने के लिए चली जाती है तो त्यानचिंग भी अपनी मॉम के साथ वहीं हॉस्पिटल में टाइम स्पेंड करता है और जिन के काम खत्म होने का इंतजार करता है। त्यानचिंग की मॉम उससे कहती है, मुझे पता है कि तुम जिन को लाइक करते हो और इवन जिन भी बहुत अच्छी लड़की है, तो मैं छोटे भाई लिन ने मुझे पहले ही बता दिया है कि तुम जिन को लाइक करते हो। मुझे भी जिन काफ़ी अच्छी लगती है, बहुत ही क्यूट और इनोसेंट सी है वो, और अगर तुम चाहो तो उसे शादी भी कर सकते हो। और हंसने लगती है। जिन तो अपने कामों में लगी होती है लेकिन त्यानचिंग की मॉम उसे ही देख रही होती है और त्यानचिंग भी। अब जिन का जब काम खत्म हो जाता है तो त्यानचिंग वहीं पर बैठा बैठा तब तक सो जाता है। अब जिन उसके पास आती है और उसे सोते हुए देखकर कहती है, उठ जाओ, क्या तुम अपने पर चलना चाहोगे, क्योंकि मैं फ्री हो चुकी हूँ। वो कहता है, ठीक है तुम चेंज करके आ जाओ, हम साथ चलते हैं। अब जिन और त्यानचिंग दोनों ही अपनी आखिरी डेट पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर त्यानचिंग उसे ही देख रहा होता है। जिन अपने नूडल को काफ़ी इंजॉय करके खा रही होती है तो त्यानचिंग उससे कहता है, अच्छा तुम एक बात बताओ मुझे कि तुमने मेरे साथ 3 डेट्स किए, क्या तुम्हें पहली डेट्स में और तीसरी डेट में कोई चेंजेस नजर आए। तो वो कहती है, पहले दिन मैंने तुम्हें बहुत रूडली बिहेव करते हुए देखा था, तुम उतने बुरे भी नहीं हो जितना कि मैं तुम्हें समझती थी। नेक्स्ट सीन में हमें लीजुंग और फैन को शाओ के साथ दिखाया जाता है, जो उसके साथ काफ़ी अच्छे पल बिता रहे होते हैं। शाओ भी अपने डैड को पाकर काफ़ी खुश नजर आती है। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग के सीन में त्यानचिंग जो है वो एन को आकर बताता है कि हमारे क्लब में पुलिस का छापा पड़ा हुआ है। अब पुलिस वाला एन से कहता है, आपके क्लब में ड्रग सप्लाई किया जा रहा है और हमने एक बंदे को भी पकड़ लिया है। अब वहाँ पर ली जुंग छुप रहा होता है क्योंकि वो एक पुलिस वाला था और सामने वाला पुलिस वाला बंदा उसे पहचान लेता, इसलिए वो छुपने की कोशिश कर रहा था। एन कहती है, ऐसा कुछ नहीं, आपको ज़रूर कोई गलत फहमी होगी। लेकिन तभी पीछे से एक पुलिस वाला एक बंदे को पकड़ के लेकर आता है और कहता है कि यही है जो ड्रग को सप्लाई कर रहा है। उसके बाद त्यानचिंग और एन वहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी त्यानचिंग जो है वो लीजोंग को देखकर शक करता है कि ये छुप क्यों रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ड्रग की सप्लाई कोई और नहीं बल्कि लीजोंग कर रहा है। अब मॉर्निंग के सीन में जो है बॉडीगार्ड आता है और वो त्यानचिंग को बता देता है कि पुलिस को किसी ने गलत रिपोर्ट दे दी थी। तो त्यानचिंग कहता है, तुम्हें किसी पर शक है क्या। तो वो बॉडीगार्ड कहता है, कहीं वो हेलमेट वाला बंदा तो नहीं। और उसके बाद वो लीजोंग और एन की फर्स्ट फाइट वाली जो सीन होती है उसका पूरा वीडियो
त्यांचिंग को दिखा देता है। उस वीडियो को देखने के बाद त्यांचिंग को ऐसा लगता है कहीं वो लीजिंग तो नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ त्यांचिंग की मॉम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका था और वो अकेले ही घर जा रही होती है। जिन उन्हें इतने सारे सामान के साथ देखती है तो वो कहती है मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, आपको घर ड्रॉप कर देती हूँ। उसके बाद वो त्यांचिंग की कुछ ऐसी बातें जिन को बताती है जिससे अब जिन के दिल में कहीं ना कहीं त्यांचिंग के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन चुका था और वो भी अब त्यांचिंग को जो है पसंद करने लग जाती है। बट वो इस बात से एग्री नहीं करती। तो वहीं त्यांचिंग भी फैन को और लीजुंग को उसी जगह पर बुला लेता है जहाँ उनकी पहली फाइट हुई थी और वो ये कहता है कि वो हेलमेट वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि लीजुंग ही था, इसलिए तुम इसे कहो कि ये मुझसे फाइट करे। इसकी फाइटिंग स्किल देखकर हमें पता चल जाएगा कि वो हेलमेट वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि लीजुंग ही था। अब लीजुंग करता भी तो क्या, अगर वो फाइटिंग करता तो पता चल जाता कि उसकी फाइटिंग स्किल से वही है, इसलिए वो सीधा वहाँ से भागने लग जाता है और कहता है मुझे कोई फाइटिंग नहीं आती। अब उसके पीछे पीछे सारे बॉडीगार्ड और त्यांचिंग सब भागने लग जाते हैं। जोर जोर से वो आगे की तरफ बढ़ता है कि तभी सामने से एक ट्रक आ जाता है और त्यांचिंग जो है उस ट्रक के नेट में फंस जाता है। अब लीजुंग पीछे की तरफ बढ़ता है और सीधा त्यांचिंग की जान बचाता है। त्यांचिंग की जान बचने के बाद अब फैन डायरेक्ट ये कहती है देखा तुमने, तुम इसे गलत समझ रहे थे और इसी ने तुम्हारी जान बचाई। तुम्हें ऐसा लगता था कि ये गलत है बट ये गलत नहीं है, ये मैं धोखा नहीं दे सकता, मुझे इस पर पूरा विश्वास है। तो त्यांचिंग कहता है आखिर मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं गलत नहीं हूँ। तो वो कहती है ठीक है फिर ये गन लो और खुद को गोली मार दो। तो त्यांचिंग कहता है क्या इससे तुम्हें यकीन आ जाएगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ। तो फैन कहती है हाँ मुझे यकीन आ जाएगा। त्यांचिंग एन को लेकर बहुत ही लॉयल था इसलिए वो गन लेकर सीधा अपनी कनपट्टी पर रख देता है, लेकिन तभी लीजुंग उस गन को पकड़ लेता है और कहता है मैं तुम्हें खुद को शूट करने नहीं दूंगा। वो कहता है लीजुंग अपना हाथ हटा लो, बट लीजुंग कहता है कि अगर गोली चलेगी तो वो मेरे हाथ से उकर जाएगी। अब जब वो शूट करता है तो पता चलता है कि उसमें गोली ही नहीं होती है क्योंकि फैन तो सिर्फ त्यांचिंग का टेस्ट ले रही थी और उसने अपना टेस्ट पास भी कर लिया था। उसके बाद वो उसे कहती है देखा तुमने, लीजुंग ने कैसे तुम्हें गोली लगने से पहले अपना हाथ रख लिया था, वो तुम्हारे लिए बहुत लॉयल है, इसलिए तुम्हें अब उसके साथ अपना बिहेवियर सुधारना होगा। अब नेक्स्ट सीन में जब टैंगशिंग अपने घर पहुंचता है तो वो मॉम को देखकर शॉक्ड होता है कि आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी मिल गया और आप अकेले घर चली आई। तो वो कहती है मैं अकेले नहीं आई हूँ। तो टैंगशिंग कहता है आप फिर किसके साथ आए हो। तो वो कहती है जीन है ना, इसने मुझे यहाँ ड्रॉप किया है और मेरा बहुत ख्याल रखा है। अब त्यांचिंग उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है कि वो उसके घर पर कैसे आ गई। तो वो कहती है ए मिस्टर, तुम ये मत समझना कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आई हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी मॉम को यहाँ पर छोड़ने के लिए आई थी। वो कहता है मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। फिर मॉम उसे डिनर के लिए इन्वाइट करती हैं और कहती हैं कि डिनर करके ही जाना। साथ में सारे लोग डिनर करते हैं। त्यांचिंग काफ़ी खुश होता है। तो वहीं दूसरी तरफ हमें बर्थडे का सीन दिखाया जाता है कि शाओ का आज बर्थडे है और शाओ अपने बर्थडे को लेकर काफ़ी एक्साइटेड होती है। तो वहीं लीजुंग भी जब फैन को देखता है तो शॉक्ड हो जाता है कि वो कितनी प्रिटी लग रही है। अब शाओ जो है इन दोनों को करीब लेकर आती है और इनके साथ एक दूसरे को डांस भी कराती है और काफ़ी अच्छा सा पल हमें देखने को मिलता है। तो वहीं त्यांचिंग जब जिन को उसके घर ड्रॉप करने जा रहा था तो वो कहता है हमारी 3 डेट्स हो चुकी हैं, तो तुमने क्या सोचा, तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाओगी। वो कहती है देखो मैंने तुम्हें डे 1 को ही कहा था कि मैं तुम जैसे लड़कों के साथ शादी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हें क्लियर कर देती हूँ तुम इतने बुरे भी नहीं हो जितना कि मैं तुम्हें समझती थी, इसलिए तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड बन सकते हो। त्यांचिंग की बात सुनकर थोड़ा सैड हो जाता है। तो वो कहता है इसका मतलब तुम मुझे बॉयफ्रेंड नहीं बनाओगे, चलो कोई बात नहीं, तुमने मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड ही समझा, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। वो कहती है मैं तुमसे शादी इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि तुम्हारी लाइफ को कोई ठिकाना नहीं, तुम एक माफिया हो और तुम्हारी जान हमेशा खतरे में ही रहती है। मैं नहीं चाहती कि कल को मैं अकेले ही रह जाऊं। बेचारा त्यांचिंग जिनकी बातों को सुनकर कुछ नहीं बोलता और उसे ड्रॉप करके वहाँ जा रहा होता है कि तभी लीजुंग उसे जाते हुए देख लेता है। उसके बाद जो जिन होती है वो लीजुंग की कार के पास आती है और कहती भाई अब कहाँ जा रहे हो। यस गाइस, जो जिन थी वो लीजुंग की छोटी बहन थी। उसके बाद उसे कहता है मैं तुमसे बाद में बात करूंगा और त्यांचिंग के पीछे चला जाता है। त्यांचिंग को आगे कुछ गुंडे जो है वो बहुत ही बेरहमी से मार रहे होते हैं, लेकिन तभी लीजुंग वहां पहुंच जाता है और त्यांचिंग के साथ मिलकर उन गुंडों की अच्छी बैंड बजाता है। अब हमें जिन को दिखाया जाता है जो अपना मोबाइल चला रही होती है, लेकिन उसका दिल उसमें नहीं लगता, बल्कि वो तो त्यांचिंग के बारे में ही सोच रही होती है कि मेरे ना चाहते हुए भी अब त्यांचिंग मुझसे बहुत ही क्लोज हो चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ फैन भी लीजुंग के बारे में सोच रही होती है और ये दोनों ही लड़कियां ये सोचकर परेशान होती हैं कि आखिर वो अपने लव को कैसे एक्सप्लेन करें और कैसे एक्सेप्ट करें। सो गाइस, अब आपको क्या लगता है, क्या इन दोनों की लव स्टोरी पूरी हो पाएगी? ये दोनों ही अपने प्यार को एक्सेप्ट ना करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। लीजुंग जब जिन से मिलने के लिए आता है तो जिन आज कुछ बहकी बहकी बातें कर रही थी। इवन वो आज अपने भाई से प्यार को लेकर बातें कर रही होती है। अब जो लीजुंग होता है वो एन के बारे में भी सोचकर प्यार के बारे में भी बात करने लगता है, लेकिन फिर उससे अचानक ख्याल आता है कि जिन आज इस तरह से बात क्यों कर रही है। तो वो उससे कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने कोई बॉयफ्रेंड बना लिया इसलिए आज तुम प्यार वाली बातें कर रही हो। वो कहती है बेकार की बातें करना बंद करो,
मैंने कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया है। उसके बाद हमें एक न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम जैन होता है और जैन कोई और नहीं बल्कि एन का हस्बैंड होता है, जो कि एन पर यानी फैन, लेजुंग और शॉ पर नजर रख रहा होता है। वो फैन को एन समझकर ये कहता है कि मैं बहुत जल्द अपनी बेटी और तुम्हारी कंपनी दोनों को ही छीन लूंगा। अब नेक्स्ट सीन हमें फैन की कंपनी का दिखाया जाता है जहाँ पर फैन ने अपनी फ्रेंड हेमी को बुलाया था। अब फैन का बॉडीगार्ड उसे देखकर तो उस पर लट्टू ही हो जाता है क्योंकि वो दिल ही दिल में उसे लाइक करने लगा था। उसके बाद फैन एक अनाउंसमेंट करती है कि हमें एक होटल को विजिट करने के लिए जाना है और मैं चाहती हूँ कि उसमें सारे लोग चलें ताकि विजिट में किसी तरह की कोई कमी न रह जाए। हेमी भी जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब सारे लोगों को होटल में दिखाया जाता है। फैन को होटल का विजिट करते हुए दिखाया जाता है कि इतने में उसके पास जैन पहुंच जाता है और जैन यही सोचता है कि वो बहुत जल्द एन को हासिल कर लेगा। अब फैन तो उसे नहीं जानती थी कि वो मेरी बहन का हस्बैंड है, लेकिन वो उसे एन समझकर उसके पास आता है और उससे काफी बहकी बहकी बातें करने लगता है। लेकिन एन को तो उसकी कोई बात समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए वो फोन कॉल का बहाना करके वहाँ से निकल जाती है। अब जैसे ही जैन को उसके पास लीजुंग देखता है तो उसे जेलसी फील होती है और वो जल्दी से फैन के पास आ जाता है। उसके बाद शाओ को दिखाया जाता है जो अपने पापा से कहती है कि उसे गेम खेलना है। अब सारे लोग गेम खेलने में बिजी हो जाते हैं, लेकिन इतने में ही शाओ को वॉशरूम जाने की नीड होती है तो वो लिन से कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है। अब त्यानचिंग का भाई लिन उसे वॉशरूम लेकर चला जाता है। उसके बाद लिन शाओ से कहता है अगर आपको किसी भी चीज़ की जरूरत हो देन मुझे बुलाइएगा। अब बाहर का सीन दिखाया जाता है। बाहर गेम खेलने में सारे लोग बहुत ही बिजी होते हैं और किसी को भी शाओ का ख्याल नहीं होता है, लेकिन अचानक लिन आता है और कहता है कि शाओ वॉशरूम से गायब है। ये न्यूज़ सुनकर सारे लोग इधर उधर दौड़ने लगते हैं और शाओ को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि शायद उसका कहीं पता चल जाए, लेकिन अब तक शाओ किसी को भी नहीं मिली थी। उसके बाद हमें शाओ को दिखाया जाता है जिसको जैन अपनी बातों में बहला फुसलाकर लेकर चला गया था। अब उसके बाद वो बताता है कि तुम्हारे जो लेजुंग पापा है ना वो तुम्हारे रियल फादर नहीं है, बल्कि वो तो फेक फादर है। तुम्हारे रियल फादर तो कोई और है। और लेजुंग के खिलाफ शाओ को भड़काने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहती है कि वो पापा तो बहुत अच्छे हैं और इवन आप झूठ बोल रहे हैं क्योंकि आप गंदे अंकल हैं। लेकिन जैन अब भी नहीं मानता और वो उसे भड़काने की कोशिश करता है। इतने में जब वो लेजुंग को शाओ की तरफ आते देखता है तो वहाँ से भाग जाता है। अब वो शाओ से पूछती है क्या तुम ठीक हो ना बेटा। शाओ कहती है मामा मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ और हाँ मुझे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। मैं तो बस वॉशरूम गई थी, वो गंदे अंकल थे ना उन्होंने मुझे अपने साथ ले लिया था। इवन वो गंदे अंकल मुझे ये भी कह रहे थे कि लेजुंग पापा है ना आपके रियल पापा नहीं है, बट मैंने भी कहा वो पापा तो बहुत अच्छे हैं। उसके बाद पता नहीं वो कहाँ चले गए। अब लेजुंग को दिखाया जाता है जो लिन और बॉडीगार्ड से ये कहते हैं कि पता करो वो बंदा कौन है जो शाओ को हमारे बीच से लेकर चला गया। तो वहीं दूसरी तरफ हमें जिन और त्यानचिंग को दिखाया जाता है जिनकी लव स्टोरी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और यहीं पर इन दोनों की बाइसाइकिल रेस लगी थी कि आखिर देखें कौन जीतता है। दोनों रेस कर ही रहे होते हैं कि आखिर देखें फर्स्ट कौन आता है, लेकिन इतने में ही जिनकी बाइसाइकिल गिरने वाली होती है तो त्यानचिंग उसे बचा लेता है और बाइसाइकिल तो नीचे गिर जाती है पर त्यानचिंग जिन को गिरने नहीं देता है और वो उसे अपनी बाहों में ले लेता है। अब उसके हाथ पर चोट लग जाती है जिन को बचाते वक्त, तो जिन जल्दी से अपने बैग से फर्स्ट एड बॉक्स निकालती है और उसके बाद उसके हाथ पर ऑइंटमेंट लगा देती है। और ये सब कुछ जिन को करता हुआ देख त्यानचिंग को बहुत खुशी मिल रही थी क्योंकि वो उसे लाइक जो करता था। त्यानचिंग अब तक अपने लव को कन्फेस तो कर चुका था, लेकिन जिन मानने को तैयार ही नहीं थी। अब वहीं त्यानचिंग उसे लेकर अपने कंपनी में पहुंचता है तो लिन उसे सारी बातें बता देता है। तो वो कहता है शाओ इस तरह से गायब हो गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं। उसके बाद वहीं पर लेजुंग भी होता है तो जिन उससे छुप रही होती है कि कहीं उसके भाई ने अगर उसे देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और वो बाहर निकल कर आ जाती है। अब त्यानचिंग की जब बात खत्म होती है और वो ऑफिस में जिन को ढूंढता है तो पता चलता है कि जिन तो बाहर खड़ी है। तो वो जिन से पूछता है कि तुम बिना बताए बाहर क्यों आ गई। तो वो कहती है मैं नहीं चाहती थी कि कोई ऑफिस में मुझे देखे और फिर तुम्हारा मेरा नाम एक साथ जोड़े, बस इसीलिए मैं ऑफिस से बाहर आ गई। और वैसे भी मुझे लेट हो रहा है, चलो ना जल्दी घर चलते हैं। अब त्यानचिंग उसे कहता है ठीक है मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। इतने में ही पीछे से लीजुंग भी आता है और वो उसे पीछे से जाते हुए देखता है, इसलिए वो समझ नहीं पाता कि वो उसकी बहन है भी या नहीं। उसके बाद हमें हेमी को दिखाया जाता है। हेमी जो है वो फैन से कहती है क्या तुमने अपने दिल की बात लीजुंग को बताया, बहुत देर हो जाएगी अगर तुमने नहीं बताया। वो कहती है मैंने ठान ली है, मैं बहुत जल्द उसे अपने दिल की बात बता दूंगी। उसके बाद वो बाहर निकलती है लीजुंग को अपने दिल की बात बताने के लिए, लेकिन तब तक वहाँ जैन आ चुका था। जैन आता है और सीधा अपने घुटनों पर बैठकर एन समझकर उससे माफ़ी मांगने लगता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे शाओ के साथ अपने टाइम को स्पेंड करना है। इवन अब तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं नेक्स्ट टाइम कोई गलती नहीं करूँगा और तुम्हारा दिल बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगा, प्लीज़ एक मौका दे दो मुझे। अब लीजुंग जो है दूर से खड़ा होकर उसे देख रहा होता है क्योंकि वो भी तो नहीं जानता था कि आखिर ये जैन है कौन। फैन को तो जैन समझ में ही नहीं आता क्योंकि वो उसे जानती ही नहीं थी, इसलिए इसको बातें को भी नहीं समझ पाती है। इतने में वहाँ पर लेजुंग आता है और उसे डांट डपट कर यहाँ से भगा देता है, लेकिन वो जाते जाते कहता है कि मुझे माफ़ कर देना।
अब जब लीजन रूम में आता है तो वो कहता है आखिर था कौन वो, तो वो कहती है मुझे भी नहीं पता, और वो मुझसे क्यों माफ़ी मांग रहा था, और वो शॉ के बारे में कैसे जानता है, ये सब कुछ बहुत ही क्रिटिकल है। तो लीजू मुझसे कहता है वो तुम्हें एन समझ रहा था, इसका मतलब उसका एन से कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है, तो फिर तुम एन बनकर ही ये सब कुछ पता लगा सकती हो कि आखिर वो बंदा है कौन, और उसके बाद जब तुम्हें ये सब कुछ पता चल जाए तो तुम एन बनकर सारी सिचुएशन को हैंडल कर सकती हो। तो वो कहती है इट्स अ गुड आइडिया, ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। तो वो कहता है तुम इतनी शातिर नहीं हो ना, बस इसीलिए। फैन तो अपनी इसी सब फिक्र में डूबी रहती है, लेकिन लेजुंग जो है वो सोचता है कि आखिर एन का एक्सीडेंट किया तो किया किसने। अब मॉर्निंग के सीन में त्यांचिंग को जब अकाउंट की फाइल मिलती है तो उसे पता चलता है कि अकाउंट में बहुत सारा झोलझाल है, तो कौन ये सब कुछ कर रहा है। वो लिन से कहता है कि पता लगाओ आखिर वो बंदा हमारी कंपनी में है कौन जिसने इतना झोलझाल किया। वो अकाउंट का काम ठीक करने के लिए आखिर किसको हायर करे उसे समझ में नहीं आता है, और इतनी जल्दी इतना सारा काम कौन करेगा। त्यांचिंग के पास इतना टाइम नहीं था कि वो अकाउंट को देखे, लेकिन तभी हेमी आती है और कहती है मैंने अकाउंट की स्टडी किया है तो मैं ये काम कर सकती हूँ। बॉडीगार्ड तो उसे देखकर खुश हो जाता है क्योंकि वो उसे लेक्चर करता था। वो कहती है लेकिन हाँ मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हारा पूरा अकाउंट का काम क्लियर कर दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे साथ काम करना पड़ेगा। अब त्यांशिंग को जो है वो कोई अकाउंटेंट इतना जल्दी नहीं मिल सकता था, इसलिए उसने हाँ कर दिया। और जो हेमी होती है वो त्यांशिंग को लाइक करती है, इसीलिए बस उसने अकाउंट के काम को करने के लिए हाँ कहा था। अब हमें जिन को दिखाया था, जिन को त्यांशिंग ने ये मैसेज किया था कि वो उसके साथ डिनर करेगा, वो भी त्यांशिंग के साथ डिनर करने के लिए काफ़ी खुश थी। उसके बाद इतने में ही उसके पास एक नर्स आती है और उसे बुके देती है और कहती है कि ये बुके आपके लिए कोई बाहर देकर गया है। उसे समझ में आ जाता है कि ये बुके किसी और ने नहीं बल्कि त्यांशिंग ने मुझे दिए हैं। अब हमें फ़ैन को दिखाया जाता है जिससे मिलने जैन आया होता है। जैन वापस से उससे माफ़ी मांगता है तो एन उससे कहती है कि देखो मैं तुम्हें माफ़ करूँगी लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। तो वो कहता है आखिर वो शर्त क्या है। तो वो कहती है तुम्हें अपने सारे गुनाह मेरे सामने कबूल करने होंगे और एक एक गुनाह की माफ़ी मांगनी होगी, तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। अब लेजुंग भी सब कुछ सुन रहा होता है तो वो एन के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि उस रात का गुनाह तो सबसे बड़ा गुनाह था, जिस रात तुम आई थी और तुमने मुझे तुम्हारी फ्रेंड के साथ नाइट स्पेंड करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया, और फिर तुमने मुझसे ये कहा कि तुम मेरे साथ अपनी ज़िंदगी को नहीं गुजारना चाहती हो। इवन तुमने सही किया, क्योंकि कोई भी आदमी अगर किसी भी वाइफ को चीट करेगा तो उसे बुरा लगेगा, और तुमने मुझे उस दिन से अपनी लाइफ से अलग कर दिया। मुझे माफ़ कर दो, मेरा गुनाह तो बहुत बड़ा है, माफ़ी के काबिल नहीं है, पर तुम्हारा दिल बड़ा है एन, मुझे माफ़ कर दो। अब उसे पता चल जाता है कि वो एन का हस्बैंड है, इसलिए वो उसे एक लात मारती है और कहती है कि अब तो मैं तुम्हें कभी नहीं माफ़ करूँगी, क्योंकि तुम हस्बैंड होते हुए ऐसे चीट करोगे, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। अब लेजुंग भी पीछे खड़ा होता है तो वो भी उसे कहता है कि तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा। उसके बाद वो अपनी बहन के पास आती है और बहुत रोती है और कहती है कि तुम पर इतने गम के पहाड़ टूटे पर तुमने मुझे कभी नहीं बताया। अब त्यांशिंग जो है वो हेमी के साथ काम कर रहा होता है और हेमी जो है वो काम करते करते त्यांशिंग पर नज़र रख रही होती है और साथ ही उसके साथ फ्लर्ट कर रही होती है। लेकिन त्यांशिंग को ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो तो सिर्फ एक ही लड़की से प्यार करता था जिसका नाम जिन था। वो उसे कहता है मैंने तुम्हारे साथ काफ़ी काम कर लिया और अब मुझे ऐसा लगता है कि बॉडीगार्ड को तुम्हारे साथ काम करना चाहिए, और वो हेमी के साथ उस बॉडीगार्ड को बिठा देता है। अब वो तो उससे बहुत लाइक करता था, इसलिए उसे हेमी के साथ काम करना पसंद था और उसने हाँ बोल दिया था, लेकिन हेमी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसके बाद त्यांशिंग जो है वो जिन को मैसेज करता है कि वो उसके साथ डिनर नहीं कर पाएगा, सॉरी। अब नेक्स्ट डे जो है वो त्यांशिंग फैन को बता देता है कि हमारी कंपनी में कोई झोलझाल कर रहा है। अब उसे भी बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है जल्दी से पता करो कि वो बंदा है कौन, आखिर कौन है जो हमें धोखा दे रहा है, क्योंकि उसे भी तो पता चलना चाहिए कि उसने एन जैसी चीज़ से धोखा किया है। एन की बातों को सुनकर त्यांशिंग कहता है वाह एन, आज तुम मुझे पहले की तरह एन लगी और तुम्हारा डिसीजन भी। लेकिन लीजुंग को ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि वो एन के कैरेक्टर में बात कर रही थी। उसके बाद लीजुंग उसे एक बीच पर ले जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारा ये रूप बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि तुम एन नहीं बल्कि फ़ैन हो, और फ़ैन तो बहुत ही सिंपल है। फिर कहता है फ़ैन आज अपने सारे गम इसी बीच पर छोड़ दो और उसके बाद तुम मेरे साथ खुशी खुशी चलो, क्योंकि तुम बहुत ही सिंपल और इनोसेंट हो, तुम्हें दुनिया की चालाकी का नहीं पता है। वो अपने गम को सोचकर रोने लगती है और इतना ज़्यादा रोती है कि पूरी तरह से टूट चुकी होती है, बट लीजुंग उसे संभाल लेता है और कहता है तुम फिक्र मत करो फ़ैन, मैं ज़िंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारा साथ दूंगा, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। त्यांशिंग जिनसे कहता है कि कहीं मैंने तुम्हें डिनर के लिए मना कर दिया इसलिए तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो, पर जिन कहती है मुझे पता है कि तुम एक माफिया बॉय हो और तुम्हें बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। इतने में वहाँ पर डॉक्टर 8 की एंट्री होती है, जो जिन को पिछले 10 सालों से जानता है और वो 10 सालों से ट्राई कर रहा है उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए, और फाइनली आज उसने त्यांशिंग के सामने जिन को प्रपोज कर दिया। अब इससे पहले जो है जिन
उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करती या उसे कुछ कहती कि तभी त्यांशिंग उससे कहता है कि देखो, इस पे ट्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनेगी, क्योंकि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो जिन उसे कहती है, त्यांशिंग मैंने तुम्हें कब कहाँ कहा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। बट त्यांशिंग जो है वो जिन की बातों को इग्नोर कर देता है और डॉक्टर से ही कहता है कि दोबारा इसे प्रपोज मत करना, क्योंकि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ और ये मेरी गर्लफ्रेंड। तो डॉक्टर एट भी परेशान हो जाता है और कहता है कि देखो, जिन तो मेरी होकर रहेगी चाहे तुम कुछ भी कर लो। अब हमें उस डीलर जंगफू को दिखाया जाता है जिसने एन से अपने फ्रॉड डील को करने की कोशिश की थी, और जैन भी अब उस डीलर से मिल चुका हुआ है। जंगफू जैन से कहता है कि तुम मेरी डील को एन से करोगे, क्योंकि मैं उसके सामने जा चुका हूँ और मैं उससे अब डील नहीं कर सकता हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ हमें वापस से जिन को दिखाया जाता है। अब उसके सामने जो है दोनों बॉयज आकर खड़े हो जाते हैं और दोनों ही जिन से ये कहते हैं कि वो उनके साथ लंच पर चलें। अब आखिर वो लंच पर किसके साथ जाए, क्योंकि अगर वो त्यांशिंग के साथ जाती है तो एट को बुरा लगेगा और एट के साथ जाती है तो त्यांशिंग को बुरा लगेगा। इसलिए वो बहाना करती है कि उसे उसकी आंटी के साथ आज लंच करना है, जिन्होंने ऑलरेडी उसके लिए लंच तैयार किया है, और बहाना करके वहां से चली जाती है। अब इन दोनों बॉयज में झगड़ा होता है कि कौन आखिर जिन को लेकर निकल पाएगा। त्यांशिंग इट से कहता है कि तुम देखना, जिन तो आखिर मेरी ही होगी। पर इट भी कहता है कि तुम तो सिर्फ दिखाते ही रहना, मैं जिन को बहुत जल्द लेकर चला जाऊंगा। और उसके बाद दोनों ही लड़के अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तो वही मॉर्निंग के सीन में दोनों ही हॉस्पिटल छोड़ने के लिए जिन को उसके घर पर ही पहुंच जाते हैं। अब वो दोनों से कहती है कि मुझे किसके साथ जाना है और किसके साथ नहीं, ये मैं खुद डिसाइड करूंगा। इसलिए वो त्यांशिंग को छोड़कर डॉक्टर एट को चूज करती है और उसी के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। त्यांशिंग को काफ़ी बुरा लगता है कि वो एट के साथ क्यों चली गई, लेकिन तभी गाड़ी में जो जिन होती है उसे एट भड़का रहा होता है कि त्यांशिंग अच्छा लड़का नहीं है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें त्यांशिंग से दूर रहना चाहिए। तो वही लेजुंग भी अब जान चुका था कि वो एन नहीं फैन है, इसलिए वो भी अपने दिल की बात फैन को बता देता है और उससे अपना लव कन्फेस करके अपनी दूरियों को खत्म कर लेता है। जंगफू को जैन के साथ दिखाया जाता है, जहाँ जंगफू जैन से ये पूछता है आखिर तुमने कुछ सोचा। वो कहता है कि अगर तुम्हें एन के साथ डील करना है तो सबसे पहले मुझे कंपनी से त्यांशिंग को हटाना पड़ेगा। मैंने सुना है कि आजकल त्यांशिंग किसी हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा है, क्योंकि उसे हॉस्पिटल की कोई लड़की पसंद आ गई है। इसलिए त्यांशिंग को अपने रास्ते से अब जल्द से जल्द हटाना पड़ेगा, तभी हम एन से डील कर सकते हैं। उतने में ही दिखाया जाता है कि उसने अपना गुंडा जो है त्यांशिंग के पास भेज दिया था और वो त्यांशिंग को काफ़ी बुरी तरीके से पीटने लगता है। लेकिन त्यांशिंग भी बहुत बड़ा जाबाज लड़का था, उसने भी उसकी ईंट से ईंट बचा दी। लेकिन तभी पीछे से एक बंदा जो है त्यांशिंग को चाकू मार देता है। त्यांशिंग वहां से निकलकर सीधा हॉस्पिटल जिन के पास पहुंचता है और पीछे से उसका मुंह दबा लेता है। जिन डर जाती है तो वो उसे बताता है तुम डरो मत, मैं त्यांशिंग हूँ। जिन त्यांशिंग का जख्म देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है, उसे पता चल जाता है कि इसे तो ऑपरेशन की ज़रूरत है। वो सीधा डॉक्टर एट को कॉल करती है और सीधा उसे हॉस्पिटल आने के लिए कहती है। अब जब डॉक्टर एट वहाँ पर आता है तो सबसे पहले वो उसे चेक करता है और कहता है कि इसकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसे तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। इतने में ही वो गुंडे त्यांशिंग का पीछा करते करते हॉस्पिटल तक पहुँच जाते हैं। अब जिन उन लोगों को देखकर समझ जाती है कि ये लोग गार्ड से लड़ रहे हैं, ज़रूर इन लोगों ने त्यांशिंग को जख्मी किया है। तो वो उन गुंडों को हॉस्पिटल में एंट्री देने के लिए राजी ही नहीं होती है और कैसे भी वहाँ से भगा देती है। ऑपरेशन के बाद त्यांशिंग का पूरा ख्याल जिन खुद ही रखती है, इवन उसने उसकी मॉम को भी खबर नहीं किया था। अब जब डॉक्टर इट कहता है कि तुम इसकी किसी फैमिली मेम्बर को बता दो ताकि कोई आकर इसका ध्यान रख सके, तो वो कहती है इसकी मॉम पहले ही बीमार है, मैं उन्हें डिस्टर्ब करना नहीं चाहती हूँ। और उसके बाद खुद ही उसके पास आकर बैठ जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर इट जो है वो सोचता है कि आखिर ये लड़का है कौन, और वो उसके बारे में कंप्यूटर में सर्च करने लगता है। अब मॉर्निंग के सीन में जब त्यांशिंग को होश आता है तो वो अपने बेड पर जिन को सोता हुआ देखता है तो वो काफ़ी खुश होता है कि उसने उसका पूरा ख्याल रखा। त्यांशिंग जिन से कहता है इसका मतलब तुम अपने घर नहीं गई और तुमने मेरा पूरा ख्याल रखा। अब वो रूडली जा रही होती है कि तभी वो उसे हक कर लेता है और कहता है कि तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन तभी लीजुंग उन दोनों को एक साथ देख लेता है और वो सब कुछ समझ जाता है। अब नेक्स्ट सीन में वो अपनी बहन को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है और वो वहाँ से पूछता है कि मैंने जो देखा वो क्या था, क्या तुम सच में उस लड़के से प्यार करती हो। तो वो कहती है हाँ भाई, मैं उस लड़के से बहुत प्यार करती हूँ। तो वो कहता है कि तुम जानती हो वो एक माफिया बॉय है, क्या आप भी तुम उससे प्यार करोगी। तो जिन कहती है ऑफ कोर्स भाई, मैं जानती हूँ कि वो माफिया बॉय है, उसने मुझे अपने बारे में सब कुछ सच सच बता दिया है, लेकिन मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं भी अपना अच्छा बुरा समझ सकती हूँ और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसे भूल नहीं सकती। बट लेजुंग कहता है जिन मेरी बात समझने की कोशिश करो, वो लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एवं उनकी जो कंपनी है वो भी पूरा इलीगल तरीके से काम करती है, और बस मैं इसीलिए अंडर कवर एजेंट बनकर उन लोगों की पूरी इन्फॉर्मेशन जमा कर रहा हूँ, और अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम त्यांशिंग से दूर रहोगी। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि फ़ैन जो है वो त्यांशिंग की खबर मिलने पर उसका हालचाल लेने के लिए आती है और वो कहती है कि तुम्हें कम से कम एक कॉल तो करना चाहिए था मुझे कि तुम इतनी बुरी कंडीशन में हो। तो त्यांशिंग एन से कहता है सॉरी एन,
बट मैं इस कंडीशन में नहीं था कि तुम्हें कोई कॉल कर सकूं। तो फैन उसे कहती है, ठीक है, अब जो भी आगे के काम है वो लीजिंग संभाल लेगा और तुम्हें ऑफिस में आने की कोई ज़रूरत नहीं। तो त्याचिंग कहता है, जैसे तुम्हारी मर्जी। तो वहीं इट अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और जिन को पटाने की पूरी कोशिशें करता, लेकिन जिन उसके साथ होने के बावजूद भी अब भी उसका दिल और दिमाग त्यानचिंग पर ही लगा होता है। तो वहीं कंपनी में अब त्यानचिंग वापस आ जाता है। एन उसे कहती है, मैंने तुम्हें मना किया था ना आने के लिए। तो वो कहता है, आई एम फीलिंग बेटर नाउ, इसलिए मैं आ गया हूँ। त्यानचिंग ने जंक फूड डीलर के बारे में कुछ एन को खबरें दी जिसकी वजह से अब वो उसे मात देना चाहती थी। तो एन भी अपने पूरी टीम के साथ रेडी हो जाती है एक नकली मीटिंग करने के लिए और कहती है कि जैसे ही हमारा ब्लूप्रिंट का आइडिया वो अपनाने की कोशिश करेगा, हम एन मोमेंट पे सब कुछ बदल देंगे और जंगफू को शय और मात दे देंगे। इतने में त्यानचिंग को उसके ड्रेसिंग से ब्लीडिंग होने लगती है। तो एन कहती है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन तुम मेरी सुनते ही कहाँ हो। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिन का दिल नहीं मानता, इसलिए वो त्यानचिंग से मिलने उसके पास पहुँच जाती है। तो वो देखती है वहाँ पर हैमी और एन का बॉडीगार्ड पहले से ही उसकी केयरिंग कर रहे होते हैं। तो वो चुपचाप बिना उससे मिले वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी त्यानचिंग की नज़र जिन पर पड़ जाती है तो वो उसके पीछे पीछे बाहर तक उससे मिलने पहुँच आता है और कहता है कि तुम यहाँ पर मुझसे मिलने आई थी ना, तो बिना मेरा हालचाल लिए तुम यहाँ से कैसे जा सकती हो। वो कहती है, बस मैंने तुम्हें देख लिया ना, अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तो वो कहता है, तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुम मुझसे प्यार करती हो और बस इसीलिए तुम मुझसे दूर नहीं रह सकती। अब जिन भी त्यानचिंग से अपना लव कन्फेस करने जा रही होती है, लेकिन तभी उसे अपने भाई की बातें याद आ जाती है कि उसने त्यानचिंग से मिलने से मना किया है। इतने में ही वहाँ पर डॉक्टर इट आ जाता है और वो वापस से ये कहता है कि तुम्हें अभी इतना घूमना फिरना नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और वैसे भी मैंने तुमसे कहा था ना कि जिन से दूर रहना। तो सबसे पहले त्यानचिंग मुझसे थैंक्स बोलता है अपनी जान बचाने के लिए और फिर कहता है, तुमने मेरी जान बचा दी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं जिनको भूल जाऊंगा, मैं जिनसे बहुत प्यार करता हूँ। इतने में उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं तो वो उन लोगों के बारे में कोई और बात कर ही नहीं पाते। अब जो है इट अपनी बातों को कंप्लीट करके वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें लीजुंग और फैन को दिखाया जाता है जो कि बारिश की वजह से घर नहीं जा पा रहे होते हैं। अब बारिश इतनी ज़ोर से होती है कि लीजुंग उसे गीला करके ही लेकर आता है। अब फ्रेश होने के बाद लीजुंग ने उसे अपने घर पर लाया था, इसलिए वो उसे लंच देता है। वो लंच कर लेती है और कहती है, मैंने तो बहुत ज़्यादा खा लिया क्योंकि तुमने बहुत ही अच्छा लंच बनाया था। बाय द वे, तुम्हारा घर बहुत अच्छा है। और इतने में उसे ऐसा लिफाफा मिल जाता है जिसमें एन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है। वो सब कुछ देख लेती है, लेकिन तभी लीजुंग उसके हाथों से ले लेता है। लेकिन फिर वो लीजुंग से पूछती है, मेरी बहन एन के बारे में तुम्हारे पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कैसे है? आखिर तुम हो कौन और तुम चाहते क्या हो? और वो उससे जवाब मांगने लगती है। तो लीजुंग उससे कहता है, तुम मुझ पर भरोसा करती हो ना? वो कहती है, खुद से भी ज़्यादा। तो वो उसे आकर के कहता है, ठीक है, वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा, बट अभी कुछ नहीं। वो कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे बताने का इंतज़ार करूंगी। अब नेक्स्ट डे हमें मीटिंग के लिए सारे लोगों को दिखाया जाता है क्योंकि आज वो डील करने के लिए जाते हैं। तो वहीं जंगफू भी अपने सारे घंटों के साथ उसी जगह पर उसी डील के लिए जाता है। जंगफू चाहता था कि ये टेंडर सिर्फ उसे मिले, ना कि एन को, और जैन भी सब में मिला हुआ था। रास्ते में त्यानचिंग की हाथापाई भी हो जाती है जंगफू के गुंडों के साथ क्योंकि वो लोग त्यानचिंग को उस जगह पर जाने नहीं देते। अब सारे लोग कैसे भी करके मीटिंग के लिए पहुंच जाते हैं। अब फैन को दिखाया जाता है जिसने अपना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से तैयार किया था। इवन उसने पार्टी के सामने एक बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। सामने वाली पार्टी उससे बहुत ही खुश होती है, बट एन के प्रेजेंटेशन से जंगफू को तो बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि उसने ब्लूप्रिंट के सारे पॉइंट्स चेंज करके प्रेजेंटेशन को दिया था और अब उसका दिया हुआ प्रेजेंटेशन किसी को पसंद नहीं आता। फाइनली सामने वाली पार्टी ने इस प्रोजेक्ट के टेंडर को एन को दे दिया था और जंगफू खाली हाथी वहाँ से लौट जाता है। अब सारे लोग बहुत खुश होते हैं। लेजुंग और फैन जब घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर लेवान आई है जो कि शाओ की न्यू टीचर होती है। लेवान भी एक अंडरकवर एजेंट होती है जिसने अपनी पूरी ट्रेनिंग लेजुंग के साथ ही ली थी। लेजुंग तो उसे देखते ही पहचान जाता है कि ये पुलिस वाली है और एक अंडरकवर एजेंट बनकर यहाँ पर आई है। लेवान अपने ट्रेनिंग के दिनों से ही लेजुंग को बहुत पसंद करती थी, लेकिन लेजुंग ने कभी उसे प्यार भरी नजरों से नहीं देखा और ना ही कभी उसने लेवान को भाव दिया। अब टेंडर मिलने की खुशी में फैन ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था, तो वो शाओ की टीचर को सिर्फ हेलो हाय ही करती है और उससे ज़्यादा कुछ पूछ नहीं पाती। तो वहीं लेवान ने भी फैन से सिर्फ खुद को एज अ टीचर ही इंट्रोड्यूस करवाया था, लेकिन लेजुंग को तो सब कुछ पता था। अब लेजुंग जो है वो फैन को उसके कमरे में लेकर आता है और फिर वो उसे अपनी पूरी सच्चाई बता देता है और वो ये भी बता देता है कि वो एक अंडरकवर एजेंट बनकर यहाँ पर आया था एन के बारे में इन्फॉर्मेशन जमा करने के लिए। फैन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ड्रंक थी, इसलिए वो लेजुंग की कोई बात सुने बगैर ही पहले से ही सो जाती है और उसने लेजुंग की कोई बात को नहीं सुना था। अब लेजुंग सोचता है कि उसने अपना सच इतनी हिम्मत करके बताया भी तो वो उसने नहीं सुना। अब नेक्स्ट सीन में त्यानचिंग को दिखाया जाता है जो कि जिनसे मिलने आया हुआ था। जिन उससे कहती है कि वो उससे बात करना नहीं चाहती है और नखरे दिखाकर वहाँ से जा रही होती है।
बट तैंचिंग उसके पास आता है और कहता है, क्या सच में तुम्हें मुझसे कोई बात नहीं करनी है? तो दोनों ही एक दूसरे से चैट पर बातें करने लगते हैं। अब चैट पर बात करने से तैंचिंग को थोड़ा तसल्ली होती है कि चलो वो मुझसे बात तो कर रही है। अब जिन तैंचिंग को मैसेज करती है कि क्या तुम मुझे कोई ऐसी स्टोरी सुना सकते हो जो स्टोरी किताबों में नहीं हो, मतलब बहुत ही डिफरेंट। तो वो उसे कॉल बैक करता है और कहता है कि तुम्हें मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ, वो भी रियल लाइफ स्टोरी, और ये स्टोरी तुम्हें किसी भी किताब में नहीं मिलेगी। वो उसे अपने ही बारे में बताता है कि मैं जब छोटा था तो मेरी मॉम जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, सिंसियर थी, लेकिन मेरे डैड वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। उनका तो काम ही था शराब पीना और मेरी माँ को मारना। मेरे डैड माफिया लोगों के साथ जुआ खेलते थे, लेकिन जब वो जुए में हार जाते थे तो उनके पैसे जो है वो देते ही नहीं थे। अब वो माफिया के सारे लोग मेरे घर आकर हम लोगों से पैसा मांगते थे। अब मॉम के पास तो इतने पैसे नहीं थे कि वो हारे हुए जुए का पैसे पेड कर सके। तो मॉम और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे, इसलिए 16 साल की उम्र में मैं माफिया बन गया और उसके बाद मैं उस दुनिया में चला गया जहाँ से मैं कभी वापस ही नहीं लौट पाया। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं नहीं लौट पाया। अब उसकी स्टोरी को सुनकर दोनों ही बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, क्योंकि तैंचिंग के दिल का हाल जो है अब जिन समझने लगी थी, इसलिए वो उसकी परेशानियों को समझकर बहुत ज़्यादा रो रही होती है और वो सोचती है कि तुमने तो बहुत कुछ बर्दाश्त किया है तैंचिंग। अब लीजन को दिखाया जाता है जो अपने कैप्टन के पास पहुंचता है और कहता है कि आपने उस लड़की को अंडरकवर एजेंट बनाकर क्यों भेजा? तो वो कहता है, पूरी टीम को तुम पर भरोसा ही नहीं है, क्योंकि आज तक तुमने कोई सुराग दिया ही नहीं, इसलिए सारी टीम का ये फैसला है कि किसी और अंडरकवर एजेंट को उस घर पर भेजा जाए, ताकि माफिया के जितने भी इलीगल्स काम है वो हम सबको पता चल चुके। और तुम अगर जल्दी ही किसी सुराग को नहीं लेकर आते हो तो फिर उस लड़की को हमें वहाँ पर मजबूरन रखना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो जैसे ही घर पहुँचता है तो उसकी मुलाकात लीवान से हो जाती है और वो लीवान को कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं पहले से ही यहाँ पर मौजूद हूँ, जैसे ही मुझे कुछ भी सुराग मिलेगा मैं पूरी पुलिस फोर्स को बता दूंगा। तो वो कहती है, मुझे अपना काम करने दो, तुम मेरे काम में दखल अंदाजी मत करो लीजाऊँ, क्योंकि तुम्हें पता है मैं खुद भी एक अंडर कवर एजेंट हूँ। वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है, बट लीवान तो उसकी कोई भी बात नहीं सुन रही होती है। इतने में जो है वहाँ पर फ़ैन आ जाती है। फ़ैन उसे कहती है, तुम दोनों एक साथ बात कर रहे हो और तुम दोनों को ऐसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। तो लीवान कहती है, हाँ तुमने सही कहा, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, हमने साथ में स्टडी की है। अब ये चीज़ सुनकर जो फ़ैन होती है उसे काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि वो इनसिक्योर हो जाती है लीजोंग को लेकर। शाओ लीवान को लेकर चली जाती है, बट लीजोंग जो है वो फ़ैन की तरफ देखकर मुस्कुराता ही रह जाता है। अब शाओ से लीवान जो है इस घर की इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है कि आखिर उसकी मम्मी क्या करती है, कहाँ आती है, कहाँ जाती है। शाओ को जो कुछ पता होता है वो उसे बता देती है, लेकिन लीवान को अभी वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी जो उसे चाहिए था। अब उसके बाद हमें लीजों को और फ़ैन को दिखाया जाता है। अब उसकी मॉम जो है वो फ़ैन को जब लीजों के साथ इस तरह इतनी क्लोज देखती है तो वो उससे अकेले में बात करती है और कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम्हें लीजों को यहाँ से भेज देना चाहिए और शाह को किसी तरह से खुद से हैंडल करना चाहिए। तो वो कहती है, मॉम मैं लीजों से दूर नहीं रह सकती, क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। तो उसकी मॉम कहती है, तुम ये बात कर रही हो, क्या वो नहीं जानता कि तुम एक माफिया गर्ल हो, और वैसे भी तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो वो कहती है, मॉम उसे पता है कि मैं एन नहीं बल्कि फ़ैन हूँ, और आप ऐसा सोचनी है कि मुझे उससे खतरा है, बट मुझे उससे कोई खतरा नहीं है, वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करता है। अब लीवॉन जो इस घर में रहकर एक अंडर कवर एजेंट बनकर पूरी नज़र जो है वो सिर्फ और सिर्फ एन पर रखती है। अब उसकी मॉम को दिखाया जाता है जिसने लीजों को अपने पास बुलाया और कहा कि फ़ैन ने मुझे सब कुछ तुम्हारे बारे में बता दिया है, कि तुम उसके बारे में सब कुछ जानते हो और तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। तो मैं ये चाहती हूँ कि जब तुम्हारे बीच में हर चीज़ ठीक है तो तुम दोनों क्यों ना एक दूसरे से शादी कर लो। तो फिर लीजों कहता है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट मैं अभी शादी करना नहीं चाहता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर्स मिलकर सारे लोग एक पार्टी कर रहे होते हैं, जहाँ पर जिन भी होती है और इट भी होता है, बट जिन का तो दिल ही नहीं लगता इस पार्टी में। वो तो त्यानचिंग से चैट पर बातें कर रही होती है। लेकिन तभी अब यहाँ पर सारे लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग एक गेम प्ले करेंगे, और इस गेम में जिसके पास क्वीन का कार्ड होगा वो किसी को भी कुछ भी करने को कह सकता है। तो यहाँ पर क्वीन का कार्ड एक लड़की के पास आता है जो कि ये कहती है कि मैं चाहती हूँ कि इट जो है वो जिन को किस करे। अब यहाँ पर इट को तो बहुत ही मज़ा आ जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी जिन के पीछे पड़ा हुआ था, तो वो उसकी बात को मान जाता है और फिर वो जिन को किस करने के लिए आगे बढ़ता है। इससे पहले कि जिन उसे रोकती और कुछ कहती कि वहाँ त्यानचिंग की एंट्री हो जाती है और त्यानचिंग जिन को अपनी तरफ घसीट लेता है और कहता है, मैं ज़रा देर के लिए गायब क्या हो जाता हूँ, तुम तो पता नहीं क्या कर जाती हो। लेकिन वो तो ड्रंक हो चुकी थी, उसे तो कुछ जैसे समझ ही नहीं आ रहा था। अब इट कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आ गए, हम सब गेम खेल रहे थे और तुमने बीच में आकर सब कुछ खराब कर दिया। तो वो कहता है, तुम देख नहीं पा रहे हो कि वो कितनी ज़्यादा ड्रंक हो चुकी है, मैं उसे घर छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। तो इट कहता है, मैं उसे घर छोड़ दूंगा, और दोनों ही जिन को एक दूसरे की तरफ घसीटने लगते हैं। अब जिन तो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो चुकी थी, उसे किसी की कोई बात समझ नहीं आ रही थी, तो वो चिल्लाकर कहती है, तुम दोनों चुप हो जाओ।
अरे कोई मुझसे तो पूछो मुझे किसके साथ जाना है। और इट को लगता है कि शायद वो उसके साथ जाएगी, इसलिए वो खुश हो जाता है। लेकिन वो इट के पास जाती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी, मैं त्यांचिंग के साथ जाऊँगी। त्यांचिंग इट को बाय करके और चिढ़ाकर वहाँ से चला जाता है। और उसे गाड़ी में जब ले जा रहा होता है तो वो कहती है तुम बार बार कहाँ गायब हो जाते हो, पता नहीं मुझे बार बार तुम्हारे ख्याल क्यों आते हैं। पता है मैं तुम्हें आज एक सीक्रेट बताती हूँ। पता है मेरा सपना है कि मैं स्विम सूप पीऊँ, कपल बाइक राइडिंग करूँ और राइजिंग सन देखूँ, पर पता नहीं ये सब कब पूरा होगा। अब त्यांशिंग उसकी सारी बातें सुन रहा था। उसके बाद वो कहता है क्या सच में तुम ये सब कुछ करना चाहती हो। वो कहती है तो क्या तुम्हें झूठ लग रहा है, मैं तुम्हें बाइट कर लूँगी। और उसे बाइट कर लेती है, बट त्यांशिंग उसे कुछ नहीं कहता। अब उसके बाद जिन कहती है पता है तुम कभी कभी मुझे थोड़े सिंसियर नहीं लगते हो, पागलों की तरह बातें करने लग जाते हो। और फिर उसके कंधे पे ही सर रखकर सो जाती है। अब उसकी ये सारी बड़बड़ाहट सुनकर भी त्यांशिंग को बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। तो वहीं फैन फिर से एक बार लेजोंग और लीवॉन को एक साथ बात करते हुए देखकर लेजोंग को लेकर इनसिक्योर फील करने लगती है कि कहीं वो लीवॉन से प्यार तो नहीं करता है। और उसके बाद वो लीजोंग को लेकर डर जाती है। लेकिन लेजोंग तो अब भी लीवॉन से यही कहता है कि वो इस घर से चली जाए। तो वहीं सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सनराइजिंग का टाइम होता है और त्यांशिंग की आंखें खुलती है और इतने में ही जिन भी उठ जाती है। तो वो कहती है इसका मतलब मैं कल रात से इस गाड़ी में तुम्हारे साथ सो रही हूँ, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं और मेरे घर क्यों नहीं ड्रॉप किया। तो वो कहता है तुम बहुत अच्छी नींद सो रही थी, इसलिए ना मैंने तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ा और ना ही तुम्हें जगाया। तो वो कहती है कल रात मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था, कहीं नशे में मैंने तुम्हें कुछ बड़बड़ाया तो नहीं, तुम्हारे साथ कुछ बुरा तो नहीं किया। तो वो कहता है ऑफ कोर्स किया ना, तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया और तुमने ये भी एक्सेप्ट किया कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। तो जिन कहती है ओ माय गॉड ये मैंने क्या किया, चलो जाने दो, मैं अपने होश में नहीं थी। उसके बाद त्यांशिंग मुझसे कहता है ये सब कुछ तो छोड़ो, तुमने तो मुझे किस भी कर लिया मेरे मना करने के बावजूद भी। वो कहती है क्या सच में मैंने ऐसा किया, मैं कितनी बड़ी पागल हूँ, कितनी बड़ी डम हूँ, क्या तुमने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। वो कहता ऑफ कोर्स मैंने की थी, लेकिन तुम मानती तो ना कोई बात होती। वो कहती मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो त्यांशिंग मुझसे कहता है जस्ट रिलैक्स, तुमने कुछ नहीं किया, वो सब कुछ सिर्फ एक मजाक था। वो कहती क्या सचमुच इतना बड़ा मजाक, वो भी मेरा, दोबारा ऐसा मत करना क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगा है। तो वो उसे कहता है गुस्से में तुम और भी प्यारी लगती हो, ज़रा वहाँ तो देखो सनराइजिंग हो रही है। अब वो जब सनराइजिंग को देखती है तो काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि ये उसका एक ड्रीम था जो त्यांशिंग ने पूरा कर दिया था। अब अचानक वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि त्यांशिंग उसे किस करने वाला होता है, लेकिन तभी जिन पीछे हट जाती है और गाड़ी से बाहर निकल जाती है और सोचती है कि त्यांशिंग के वो कितने करीब थी और क्या वो सच में उससे प्यार करने लगी है, तो वो क्यों नहीं अपने प्यार को एक्सेप्ट कर लेती। अब जैसे ही जिन गाड़ी के बाहर निकलती है तो त्यांशिंग भी गाड़ी से बाहर निकल कर आता है और सीधा जिन को हक कर लेता है और जिन से वो कहता है पता है तुमने कल नशे में मुझे अपने 3 ड्रीम्स बताए। और उसके बाद त्यांशिंग उसे लिप पर किस करने जा रहा होता है, लेकिन जिन अपने लिप को अपने हाथों से कवर कर लेती है तो वो उसके फोरहेड पर किस करता है और किस करने के बाद कहता है जिन जब तक तुम मुझे खुद परमिशन नहीं दोगी किस करने का तब तक मैं तुम्हें किस नहीं करूँगा, इससे डरने की कोई बात नहीं है। और वैसे भी देखना वो दिन ज़रूर आएगा जब खुद तुम मुझे किस करोगी। और उसके बाद वो अपने फेस को मास्क से कवर कर लेती है और कहती है तुम्हारा भरोसा नहीं, पता नहीं तुम कब आगे बढ़ जाओ मुझे दोबारा किस करने के लिए। त्यांशिंग हंसने लगता है। अब इट को दिखाया जाता है जो कि किसी से कॉल पर बात कर रहा होता है, लेकिन इतने में उसके पास जंगफू के गुंडे आ जाते हैं और कहते हैं कि बॉस ने आपको बुलाया है और आपको हमारे साथ चलना ही होगा। गाड़ी में जो है जंगफू भी बैठकर उसे देख रहा होता है। पहले तो इट मना करता है, लेकिन बाद में वो जंगफू को जब देख लेता है तो उन गुंडों के साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। इतने में वहाँ त्यांशिंग भी आ जाता है और वो सोचता है कि इट जंगफू के गुंडों के साथ क्या कर रहा है और ये लोग उसे कहाँ ले जा रहे हैं। अब हमें नेक्स्ट सीन जंगफू के घर का दिखाया जाता है जहाँ पर इट जो है डिनर के लिए बैठा होता है और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि इट जो है वो जंगफू का बेटा है और वो अपने डैड से इसलिए नाराज रहता है क्योंकि उसके डैड बहुत ज़्यादा इलीगल काम करते हैं और वो अपने डैड को ये सब कुछ छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन उसके डैड नहीं मानते। अब उसके डैड कहते हैं कि तुम तो मेरे बड़े ही नाकारा बेटे हो, लेकिन मुझे अपनी इस प्रॉपर्टी का वारिस किसी को तो बनाना होगा। वो उसे डिनर के लिए कहते हैं, लेकिन वो वहाँ से जाने लगता है तो जंगफू के गुंडे जो है उसके बेटे को पकड़ लेते हैं और फिर कहता है कि देखो तुम बिना डिनर किए यहाँ से नहीं जा सकते हो, मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। और इतने में ही वो जिनको भी उसके सामने लाकर खड़ा कर देता है और कहता है ये वही लड़की है ना जिसे तुम बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, अब तुम दोनों साथ में डिनर करोगे और मैं भी इंजॉय करूँगा। उसके बाद वो कहता है देखो तुम तो मेरी प्रॉपर्टी को नहीं संभाल सकते, ना हमारे माफिया वर्ल्ड में आओगे, तो इसलिए इस लड़की के साथ तुम एक नाइट स्पेंड करोगे और मुझे मेरा वारिस दोगे ताकि वो मेरे जाने के बाद इस पूरी प्रॉपर्टी को संभाल सके। जिन भी ये सब कुछ सुनकर शॉक्ड हो जाती है और उसे आज ही पता चलता है कि जो डॉक्टर इट है वो किसी और का नहीं बल्कि जंगफू का बेटा है। अब वो दोनों ही डिनर नहीं कर रहे होते हैं
और वहाँ से जाने लगते हैं। तो जंगफू अपने गुंडों से कहता है कि इन दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया जाए। अब सारे गुंडे ले जाकर उसे एक कमरे में बंद करने लगते हैं। तो जंगफू दरवाज़ा बंद करने से पहले कहता है, एक नाइट स्पेंड करो और मुझे मेरा वारिस दे दो। जिन चिल्लाती है, तुम्हारा मतलब क्या है? और फिर वो दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चला जाता है। वो चिल्लाती रह जाती है, ओपन द डोर, ओपन द डोर। बट जंगफू दरवाज़ा नहीं खोलता। तो इट कहता है, तुम यहाँ से नहीं भाग सकती हो। पता है, मेरा डैड अपने वादे के बहुत पक्के हैं। उन्होंने जो कह दिया सो कह दिया, इसलिए तुम्हें और मुझे मिलकर उन्हें एक वारिस देना होगा। और ये अपनी ही चालाकी में लगा रहता है। बट जीनू से कहती है, खबरदार जो मेरे पास भी आए। तुम जानते हो कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। और इसके बाद जो है, जब वो उसके करीब जाने लगता है, नेक्स्ट सीन हमें लीजुंग को दिखाया जाता है। लीजुंग फैन को अपनी मॉम और डैड से मिलाने के लिए ले जाता है और बताता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। बट उसके डैड को फैन पसंद नहीं आती, क्योंकि उन्हें तो लगता था कि ये एक माफिया गर्ल है, इसलिए वो उठकर वहाँ से चले जाते हैं। जाने से पहले वो लीजुंग से कहते हैं कि वो उससे अकेले में बात करना चाहते हैं। दूसरी तरफ मॉम को दिखाया जाता है, जो फैन से काफी अच्छे से प्यार से बातें कर रही होती हैं, क्योंकि उन्हें फैन पसंद आई थी। तो वहीं जब लीजुंग अपने डैड से अकेले में बात करने के लिए जाता है, तो पता चलता है कि उसके डैड कह रहे होते हैं कि तुम तो वहाँ पर एक अंडरग्राउंड फाइटर बनकर गए थे ना, यानी एजेंट बनकर गए थे, तो तुम्हें वहाँ पर इन्फॉर्मेशन निकालनी थी, तो तुम तो उसके प्यार में पड़ गए। और तुम्हें पता है ना, वो माफिया गर्ल है, तो तुम उससे आखिर क्यों शादी करना चाहते हो? अब लीजुंग को ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता, तो वो अपने डैड से कहता है, डैड वो एन नहीं बल्कि फैन है। उसके डैड कहते हैं, एन नहीं फैन, इसका मतलब क्या है? तो वो उन्हें एन और फैन की पूरी सच्चाई बता देता है कि वो उसकी ट्विंस बहन है और उसने आज तक कोई गलत काम नहीं किया। इवन वो तो माफिया गर्ल भी नहीं है। अब डैड कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता कि तुम उस लड़की से शादी करो, और अगर फिर भी तुम उससे शादी करते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, बाकी मैं कुछ नहीं जानता। अब नेक्स्ट सीन में तेंचिंग को दिखाया जाता है, जो कि जिन के हॉस्पिटल पहुंच जाता है उसे ढूंढने के लिए। लेकिन जब जिन उसे हॉस्पिटल में नहीं मिलती तो वो उसे बार बार कॉल करता। अब बार बार जिन उसका कॉल जब नहीं उठाती तो वो काफी परेशान हो जाता है कि आखिर जिन कहाँ चली गई। अब जिन के गायब होने के पीछे उसे इट का ख्याल आता, तो वो इट को कॉल करता है। इट उसे बता देता है कि मेरे डैड ने उसे अपने घर पर किडनैप कर लिया है। तो वो बिना कुछ सोचे समझे सीधा अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ता है और जंगफू के घर जाने लगता है। अब वहाँ से उसे इस तरह से भागता हुआ लीजुंग और फैन दोनों ही देख लेते हैं, तो वो दोनों भी सीधा तेंचिंग के पीछे आने लगते हैं। अब तेंचिंग जैसे ही जंगफू के अड्डे पर पहुंचता है तो सबसे पहले उसके गुंडों को मार गिराता है। फिर वो उस कमरे तक पहुंच जाता है जहां जंगफू ने जिन को बंद किया है, और सीधा जाकर इट को भी मारता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिन के करीब आने की भी। और उसके बाद जंगफू के गुंडे इट को उठाने के लिए चले जाते हैं। जंगफू कहता है, तुमसे एक काम नहीं हुआ, बस तुम्हें एक लड़की के साथ एक नाइट स्पेंड करने के लिए कहा था, तुमसे वो भी नहीं हुआ। अब इट जंगफू के पास जाता है और कहता है, डैड आपने जो कहा मैं वो काम जरूर करूंगा। तो वो हंसकर ताली बजाने लगता है और कहता है, शाबाश मेरे बेटे, पहली बार तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। और उसके बाद वो कहता है, तेंचिंग तुम यहाँ से चले जाओ। पर वो नहीं जाता, तो वो उसे मारने लगता है। अब जिन उसके आगे आती है, बट तेंचिंग उसे अपने आगे कर खुद सारे डंडे सह लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जिन को किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम होए। इट तो रुक ही नहीं रहा था और बार बार तेंचिंग को मार रहा था। लीजुंग जंगफू के अड्डे पर जाने से पहले फैन को कहता है कि तुम यहीं पर रुको, बट वो कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ अंदर चलूंगी। अब वो दोनों भी अंदर पहुंच जाते हैं। अब जंगफू के गुंडे उन लोगों से भी भिड़ जाते हैं। तेंचिंग की हालत मार खाकर बहुत खराब हो गई थी, इसलिए सबसे पहले लीजुंग उसे उठाता है और फिर कहता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को मारने की। अब फैन और लीजुंग को वहाँ देखकर जंगफू कहता है, वाह तुम दोनों की कमी थी, चलो आज सब बदले एक ही साथ पूरे हो जाएंगे। अब लीजुंग और तेंचिंग दिमाग लगाकर जंगफू के बेटे इट को पकड़ लेते हैं। उसके बाद फैन कहती है, अगर जंगफू तुमने हम लोगों को यहाँ से सही सलामत बाहर जाने नहीं दिया तो फिर हम तुम्हारे बेटे को जान से मार देंगे। जंगफू अपने बेटे को लेकर डर जाता है, इसलिए वो अपने गुंडों को कहता है, इन लोगों को यहाँ से जाने दो, कोई कुछ भी नहीं करेगा। अब जैसे ही वो लोग जंगफू की कैद से बाहर निकलते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि इट कोई धोखेबाज नहीं है, बल्कि वो तेंचिंग और जिन को अपने बाप की कैद से आजाद कराने के लिए ये सब कुछ नाटक कर रहा था। उसने जिन से कमरे में ही अपने प्लान को डिसाइड कर लिया था कि किस तरह वो लोग यहाँ से बाहर जाएंगे, और एग्जैक्टली उन लोगों ने वही प्लान अपनाया जो उन लोगों ने कमरे में डिसाइड किया था। और बस अपनी जान को खतरे में डालकर उसने जिन को और बाकी सारे लोगों को बाहर निकाल दिया। इट कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से जिन को कोई प्रॉब्लम हुए, और उसके बाद वो उन लोगों को सॉरी भी बोलता है। अब उसके बाद लीजुंग कहता है, शायद इसकी फैमिली वाले इसका वेट कर रहे होंगे, जिन को अपने घर जाना चाहिए। तेंचिंग उसे उसके घर ड्रॉप करने जा रहा होता है, बट रास्ते में जिन तेंचिंग से ये कहती है, अच्छा वो जो लीजुंग के साथ एक लड़की थी वो कौन थी, क्या तुम उसे जानते हो? तो तेंचिंग उसे बताता है, इसका मतलब तुम एन की बात कर रही हो, एन उसकी गर्लफ्रेंड है और उनका एक बेबी भी है। तो वो कहती, क्या सच में? और उसके बाद मॉर्निंग के सीन में भी दिखाया जाता है कि फैन कहीं जा रही होती है, बट अचानक उसकी नज़र लीवॉन और लीजुंग को देख लेती है। अब वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाती है कि कहीं लीजुंग उससे झूठ तो नहीं बोल रहा है
कि वो उससे प्यार करता है। कहीं वो लिवान से तो नहीं प्यार करने लगा है और वो मुझे छोड़ देगा। बट लीजुंग तो उस अंडरकवर एजेंट लिवान को यहाँ से बाहर निकालने के चक्कर में उससे बातें कर रहा होता है। अब जैसे ही लिवान की नज़र फैन पर पड़ जाती है तो वो जानबूझकर लीजुंग से चिपकने लगती है ताकि वो उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने लगे। बट लीजुंग जो होता है वो उसे दूर हटा देता है। अब इतने में ही वहाँ पर जंगफू के गुंडे आ जाते हैं जो फैन को छेड़ने लगते हैं, तो फैन भी उनसे अपना हाथ छुड़ा रही होती है। अब जैन भी देख लेता है तो वो सोचता है कि एन तो इतनी ज़्यादा फाइटर गर्ल है, तो वो लोगों से लड़ने की बजाय इनसे डर क्यों रही है। और वो वहीं अपनी गाड़ी खड़ी करके उसे देखने लगता है कि आखिर ये डर क्यों रही है, और गाड़ी से बाहर आकर सोचता है कि वो एन से मिलने जाएगा। इतने में एन की नज़र जैन पर पड़ जाती है तो वो उसे दिखाने के लिए फाइटिंग स्किल्स को अपनाने लगती है। अब यहाँ पर जैन उसे देख ही रहा होता है, इसलिए वो उन गुंडों से फाइटिंग करने लगती है। बट उसे तो फाइटिंग स्किल्स की इतनी मालूमात ही नहीं थी, तो वो नीचे गिर जाती है। बट तभी वहाँ पर लीजुंग आ जाता है और उन गुंडों की खूब पिटाई करता है। अब जब लीजुंग जैन को देखता है तो वो कहता है, कहीं तुमने तो ये गुंडे नहीं भेजे? वो कहता है नहीं, और वहाँ से भाग जाता है। अब लीजुंग फैन से कहता है कि तुम इनसिक्योर फील मत करो, मैं सिर्फ लिवॉन से तुम्हारे बर्थडे के बारे में बात कर रहा था कि हमें तुम्हारा बर्थडे आखिर कैसे सेलिब्रेट करना है। तो वो कहती है कि सच में तुम यही बातें कर रहे थे? तो वो उसे हक करके कहता है, ऑफ कोर्स मेरी जान। अब नेक्स्ट सीन में हमें लीजुंग और इसकी बहन जिन को दिखाया जाता है, जहाँ पर लीजुंग उससे कहता है कि कल तुम तेंचिंग के साथ क्या कर रही थी, वो तुम तक कैसे पहुंचा। तो वो उसे सारी बात क्लियर करती है और उसके बाद कहती है, भाई मैं तेंचिंग से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तो लीजुंग उससे कहता है, लेकिन वो एक माफिया बॉय है, वो तुम्हारे लायक नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कोई और अच्छा लड़का ढूंढ कर ले आऊंगा। बट वो कहती है कि भाई मैं उसके बिना नहीं जी सकती, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। तो वो कहता है, बट वो माफिया है तो वो कहती है, भाई उसने मेरे लिए कहा है कि वो माफिया वर्ल्ड को छोड़ देगा और एक अच्छा व्यक्ति बन जाएगा। तो वो कहता है, फिर ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर वो तुम्हारे लिए माफिया वर्ल्ड को छोड़ने के लिए तैयार है तो मुझे तुम दोनों के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस पर जिन खुश हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन हमें त्यानचिंग और जिन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो उसकी आंखें बंद करके उसके लिए सरप्राइज देता है और कहता है, तुम्हें कपल बाइक राइडिंग करने का शौक है ना, और ये तुम्हारा एक ड्रीम है ना जो मैंने इस बार सच कर दिया। और ये उसका सेकंड ड्रीम होता है जो त्यानचिंग पूरा कर रहा होता है, और वो उसे एक बहुत ही अच्छी कपल बाइक राइडिंग भी देता है। उसके बाद वो उसे एक जगह पर ले जाता है और उसे सूप भी देता है जो कि उसका फेवरेट सूप था, जो वो सूप को पीना चाहती थी। उसके बाद वो कहता है, मैंने तुम्हारे तीनों ड्रीम्स पूरे कर दिए, बदले में तुम्हें भी मुझे थैंक्स के तौर पर कुछ देना चाहिए। वो कहती है, तुम्हें क्या चाहिए? वो कहता है, मुझे किस चाहिए। इतने में ही वो उसके फेस पर एक टैटू चिपका देती है और कहती है, ये रहा तुम्हारा किस। तो वहीं दूसरी तरफ फैन को दिखाया जाता है जो कि आज बड़ी ही रोमांटिक मूड में होती है और बार बार लीजुंग को किस करने जा रही होती है। तो उसके रोमांटिक होने की वजह से लीजुंग भी काफी अच्छे मूड में आ जाता है। तो वहीं जिन को दिखाया जाता है जिसके डैड उसे 20 बार कॉल कर चुके थे। अब वो बाद में कॉल देखती है तो डर जाती है कि घर पहुंचने पर डैड उसे क्या बोलेंगे। तो तेंचिंग उससे कहता है, जस्ट रिलैक्स, तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ तुम्हारे घर और तुम्हारे डैड से बात भी करूंगा और उन्हें ये भी बताऊंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। और वो उसे किस करने जा रहा था कि तभी उसके मॉम और डैड दोनों ही देख लेते हैं। अब सारे लोगों को घर के अंदर दिखाया जाता है जब जिनके फादर जिनसे ये कहते हैं कि ये लड़का कौन है। तो वो कहती है, डैड ये त्यानचिंग है, और उन दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, एवन शादी करना चाहते हैं। अब ये सुनते ही डैड बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं और वो सीधा जिनसे कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और उसके बाद त्यानचिंग का कॉलर पकड़कर उसे उठा देते हैं और कहते हैं कि चले जाओ मेरे घर से, मेरी बेटी तुमसे शादी नहीं करेगी। तो वो कहता है, अंकल हम लोग शांति से भी बात कर सकते हैं, मैं जिन से बहुत प्यार करता हूँ, इवन उसके लिए अपने माफिया वर्ल्ड को छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। तो जिन कहती है, डैड जब आप लीजुंग की शादी एक माफिया गर्ल से कर सकते हैं तो फिर मेरी शादी त्यानचिंग से क्यों नहीं। उसके बाद डैड को गुस्सा आ जाता है और वो सीधा जिन को एक थप्पड़ मार देते हैं। अब जिन को बहुत ज्यादा रोना आ जाता है क्योंकि आज तक उसके डैड ने कभी उसे थप्पड़ नहीं मारा था। तो वो गुस्से में बाहर निकलकर चली जाती है। अब जिन को इस तरह रूट कर जाता हुआ देख सबसे पहले त्यानचिंग उसके डैड से सॉरी बोलता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। अब मॉम डैड से कहती है, आपको इस तरह से जवान लड़की पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, बात को समझने की कोशिश तो करते। अब जिन बहुत ही ज्यादा रो रही होती है और त्यानचिंग से ये कहती है, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मेरे करीब मत आओ, मुझसे प्यार मत करो। पता है तुम्हें, आज तक मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ पर डैड ने मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया और आज सिर्फ तुम्हारी वजह से उन्होंने मुझे मार दिया। अब उसकी ये बातें सुनकर त्यानचिंग भी काफी ज्यादा सैड हो जाता है और रोने लग जाता है। उसके बाद त्यानचिंग रोते रोते ही जिन को हक कर लेता है। जिन उसे कहती है, बस इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे करीब मत आओ, क्योंकि अब मैं खुद भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ और अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। देखा तुमने क्या अंजाम हुआ प्यार करने का। त्यानचिंग चुपचाप जिनकी सारी बातें सुनता है पर बोलता कुछ नहीं। अब हमें नेक्स्ट सीन मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पर त्यानचिंग के बारे में जिन बात करना चाहती थी, लेकिन इतने में लीजुंग अपने डैड से कहता है कि वो बहुत जल्द फैन को प्रपोज करने वाला है और फिर वो उसी से शादी करेगा। लेकिन तभी उसके मॉम और डैड दोनों ही लीजुंग पर बिगड़ जाते हैं और डैड ये कहते हैं कि वो किसी भी माफिया वर्ल्ड से
बहू या फिर दामाद नहीं लाना चाहते। बट लीजुंग अपने डैड की बातों को इनकार करता है और कहता है कि वो आज ही फैन को प्रपोज करेगा और शादी भी उसी से करेगा। तो फिर इस बात पर मॉम और डैड कुछ नहीं बोलते। तो जिन अपने डैड से कहती है, डैड मुझे ऐसा लगता है कि आप लीजुंग के प्यार को एक्सेप्ट कर रहे हैं और टैंचिंग को मना कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? तो मॉम कहती है, क्योंकि वो उसकी काली दुनिया से निकाल कर हमारी साफ सुथरी दुनिया में लेकर आ रहा है, लेकिन तुम जिससे शादी करना चाहती हो वो तुम्हें हमारी साफ सुथरी दुनिया से निकाल कर अपनी काली दुनिया में ले जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी एक माफिया की उसमें जाए। अब जिन को ये सब कुछ सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन तभी लीजुन भी उसके फेवर में बोलता है और मॉम और डैड से कहता है कि डैड, टैनचिंग माफिया वर्ल्ड को छोड़ने के लिए तैयार है और मैं जहाँ तक उसे जानता हूँ वो एक अच्छा इंसान है। बट डैड अब भी अपना मूड चेंज नहीं करते और वो यही कहते हैं कि वो इन दोनों की शादी को लेकर खुश नहीं है और वो नहीं चाहते कि वो दोनों ही माफिया वर्ल्ड के लोगों से शादी करें, और इतना कहकर डैड वहाँ से चले जाते हैं। अब जिन काफी परेशान होती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें जैन को दिखाया जाता है जो कि एन के पास पहुंच चुका था और वो सब कुछ समझ गया था कि आखिर वो लड़की जो एन की तरह दिखती है वो फाइट क्यों नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो एन तो थी नहीं। लेकिन फिर वो एन का गला दबाता है और उसके बाद सोचता है कि नहीं, अभी मैं इसे नहीं मारूंगा, ये तो मेरे हुक्म का इक्का है, पहले यूज़ करूंगा फिर मारूंगा। उसके बाद अगले सीन में हमें लीजुंग को दिखाया जाता है जो कि फैन के पास फ्लावर के साथ पहुंच चुका था और वो उसे प्रपोज भी कर देता है। उसके प्रपोजल को सुनकर भी वो खुश नहीं होती क्योंकि उसे अपनी बहन की फिक्र होती है, लेकिन फैन लीजुंग से प्यार भी करती थी, इसलिए वो दोनों रिंग को नेकलेस की तरह पहन लेते हैं और उसके बाद वो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करके किस भी कर लेती है। अब यहाँ पर हमें तैनचिंग को दिखाया जाता है। तैनचिंग की तो रातों की नींदें उड़ चुकी थी क्योंकि उसे बार बार जिन का ख्याल आ रहा था और उसके वही शब्द याद आ रहे थे कि जब से तुम मेरी लाइफ में आए तब से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। मैंने तुम्हें सबसे दूर रहने के लिए कहा था और तुम्हारी वजह से डैड ने मुझे आज थप्पड़ मार दिया। इस वजह से वो काफ़ी टेंशन में होता है। उसके बाद वो उसे हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि वो उससे अगर मिलेगा तो प्रॉब्लम्स वापस से क्रिएट होंगी, इसलिए वो सोचता है कि वो टेक्स्ट कर देगा कि आज के बाद वो उसे कभी नहीं मिलेगा। लेकिन फिर उसकी बातों को याद करके वो वापस से कोई टेक्स्ट नहीं करता और फिर सोचता है कि वो उसे ना तो मिलेगा और ना ही कोई मैसेजेस करेगा। जिन जो होती है वो बार बार अपना मोबाइल उठाकर चेक करती है कि क्या उसे तैनचिंग ने मैसेज किया है, पर जब कोई मैसेज नहीं होता तो वो टेंशन में आ जाती है कि तैनचिंग ने कभी ऐसा नहीं किया, वो हमेशा उसे मैसेज और कॉल करता है, बट आज क्या हुआ जो उसने उसे मैसेज नहीं किया। उसके बाद हमें जंगफू को जैन के साथ दिखाया जाता है। जैन जो है वो जंगफू को एन के बारे में सब कुछ बता देता है कि वो हॉस्पिटल में पड़ी हुई है और वो इस वक्त कोमा में है। इसका मतलब जो लड़की हमसे डील कर रही है वो कोई और है। अब जंगफू जो है वो ये गुड न्यूज़ सुनता है और कहता है अब तो हमारे लिए कंपनी को हथियाना और भी आसान है, किसी न किसी तरीके से मैं उन लोगों से वो टेंडर छीन लूँगा। लेकिन जैन के मन में तो कुछ और ही चल रहा था क्योंकि वो कंपनी को जंगफू से भी छीनने वाला था। तो वहीं दूसरी तरफ लेजुंग के पास तैनचिंग पहुँचता है और वो कहता है कि वो उसे अकेले में बात करना चाहता है। तैनचिंग अपने और जिन के बारे में सब कुछ लेजुंग को बता देता है और फिर कहता है कि सिचुएशन ऐसी है कि मैं जिन को परेशान करना नहीं चाहता हूँ, इसलिए बस मैं उससे दूर रहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लेजुंग से उसकी फ़ाइट भी हो जाती है क्योंकि लेजुंग उसे समझाता है कि तुम अपने प्यार को एक्सेप्ट करने से पीछे क्यों हट रहे हो। अगर कोई चीज़ तुम्हारे रास्ते में आती है तो तुम उसका मुकाबला करो। अब तैनचिंग को कुछ कुछ लेजुंग की बातें समझ में आ रही थी कि मतलब उसे जिन को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उसे जिन का साथ देना चाहिए। जिन परेशान होती है कि ना तो तैनचिंग ने उसे कॉल किया और ना ही कोई मैसेजेस, तो वो उसे कॉल करती है और उसका हालचाल पता करती है। उसके बाद तैनचिंग उसे क्लियरली कह देता है कि अब वो उससे नहीं मिलेगा और ना तो उससे बात करेगा, और अपने बात कहकर फ़ोन को कट कर देता है, जिससे जिन को काफ़ी बुरा लगता है। अब फैन को दिखाया जाता है, उसके पास जैन का कॉल आता है और वो उसे हॉस्पिटल बुलाता है और वो भी बहुत ही इमरजेंसी में। फैन अपनी मॉम को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है तो जैन उससे कहता है कि देखो चुपचाप शव की कस्टडी के पेपर पर साइन कर दो, वरना मैं तुम्हारी बहन का ये ऑक्सीजन पाइप जो है वो काट दूंगा और वो अपनी आखिरी सांसें इसी वक्त ले लेगी और फिर मर जाएगी। उसके बाद वो फैन की मॉम से कहता है अब आप इंतज़ार क्या कर रही हैं कि मैं आपकी बेटी की सांसें इसी वक्त बंद कर दूं? जल्दी से ये पेपर लीजिए और इस पर साइन करके मुझे शव की कस्टडी दे दीजिए। अब जो एन होती है वो चालाकी से लेजुंग को कॉल कर देती है और फिर उसे बुला लेती है कि वो किसी प्रॉब्लम में है। अब लेजुंग जो है वो आ रहा होता है, तब तक वो उसे अपनी बातों में उलझाती है, लेकिन वो पाइप काटने की धमकी दे देता है। तो मॉम उसकी पेपर लेती है और साइन करके शव की कस्टडी उसके हाथ में दे देती है। वो पेपर छीन कर वहाँ से भाग ही रहा होता है, लेकिन तभी वो खुद को बचाने के लिए फैन के गले पर चाकू रख देता है और कहता है कि लेजुंग मुझे चुपचाप यहाँ से जाने दो, और वैसे भी
अगर तुमने मुझे यहाँ से जाने नहीं दिया तो मैं तुम्हारी दूसरी बेटी को भी मार दूंगा। देखो ज़रा, मैंने उसका ऑक्सीजन पाइप काट दिया है, इसलिए एन की जान भी खतरे में है। उसके बाद वो पेपर छीनता है और वहाँ से जाने की फिराक में होता है, लेकिन तभी फैन उसे दांत काट लेती है। लेकिन जैन जो है वो फैन को धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ त्यांशिंग को भी सब कुछ पता चल जाता है। अब सबसे पहले फैन जो है वो डॉक्टर को बुलाती है एन का ऑक्सीजन पाइप ठीक करने के लिए, लेकिन तभी उसे शाव की कस्टडी की भी फिक्र होती है और वो अपनी मॉम से कहती है कि मॉम, अगर जैन ने कोर्ट में वो पेपर्स जो है जमा कर दिए तो शॉ की कस्टडी हमारे हाथ से चली जाएगी। तो मॉम कहती हैं मैंने सिर्फ साइन करने की एक्टिंग किया था, साइन नहीं किया है, इसलिए वो अभी कुछ नहीं कर सकता। तो वहीं त्यांशिंग को दिखाया जाता है जो अपने बंदों के साथ मीटिंग कर रहा होता है, लेकिन इतने में ही वहाँ पर जिन आ जाती है। अब सारे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि वो जिन को बीच में देख लेते हैं। जिन सीधा त्यांशिंग के पास आती है और उसे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये कहने की कि तुम मुझसे बात नहीं करोगे और ना ही मुझसे मिलोगे। और सबसे पहले उसे एक जोर का थप्पड़ मारती है और कहती है दोबारा ऐसा करने की हिम्मत मत करना, समझे तुम। तो त्यांशिंग मुझसे कहता है तुमने मुझे थप्पड़ मारा और अपना हक जमाया है, इसका मतलब तुम भी मुझसे प्यार करने लगी हो और तुम आज इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर रही हो। वो कहती है तुम समझते क्या हो खुद को, क्या तुम ही सिर्फ प्यार कर सकते हो। और उसके बाद वो कुछ नहीं कहती। त्यांशिंग उसके पास आता है और कहता है इसका मतलब तुम भी मुझसे प्यार करती हो और इस चीज़ को मानती भी हो। और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं और त्यांशिंग को किस करते ही वो वहीं पर सो जाती है। उसके बाद त्यांशिंग हंसने लगता है और उसे गाड़ी में लेकर जाता है और गाड़ी में उसे सुला देता है और सोचता है कि आज फाइनली दोनों के बीच की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। आज जब वो उठती है तो कहती है तुमने मुझे इतना परेशान कर दिया और मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में थी कि तुम्हें किस करते ही सो गई। तो वो कहता है क्यों ना आज हम अपना अधूरा काम वापस से कर लें, और फिर से उसे किस कर लेता है। अब जिन पूरी तरह से ही एक्सेप्ट कर चुकी थी कि वो भी त्यांशिंग से प्यार करती है। तो वहीं डॉक्टर जो है वो फैन को बता देता है कि एन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। इवन उसका ऑक्सीजन पाइप भी किसी तरीके से काम नहीं कर रहा था। और मुझे ये कहते हुए बहुत ख़राब लग रहा है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है और वो मर चुकी है। अब जैसे ही वो मरने की न्यूज़ सुनती है तो पूरी तरह से सारे लोग टूट जाते हैं और फैन भी बहुत ज़्यादा टूट टूट कर रोती है कि उसने एन को खो दिया है। उसके बाद लीजुन किसी तरह उसे संभालता है। अब नाइट के सीन में हमें त्यांशिंग को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम के पास जाकर ये कहता है कि वो माफिया वर्ल्ड को छोड़ रहा है। उसकी मॉम खुश हो जाती है इस न्यूज़ को सुनकर, लेकिन फिर वो उससे उसकी वजह पूछती हैं। तो वो कहता है कि वो जिन के लिए ये सब कुछ कर रहा है क्योंकि वो जिन को पाना चाहता है और वो माफिया वर्ल्ड की सारी बुरी चीज़ों को छोड़कर अच्छी चीज़ों को अपनाना चाहता है। उसकी मॉम कहती है तुम्हारा डिसीजन सही है बेटा, इसलिए हम मिलकर एक रेस्टोरेंट चलाएंगे। और दोनों ही एग्री कर जाते हैं। अब एन के फ्यूनरल के बाद अभी भी फैन जो है वो खाना वाना नहीं खा रही होती है और काफ़ी स्ट्रेस में होती है। लेजुम उसे किसी तरह खाना पीना खिलाता है और फिर उसे ऑफिस लेकर जाता है। इतने में त्यांशिंग जिन को लेकर वहाँ पहुँच जाता है और उसके बाद वो सारे लोगों को कहता है कि अब वो इस माफिया वर्ल्ड की दुनिया को छोड़ना चाहता है और उन लोगों से दूर जाना चाहता है। और उसके बाद अपने घुटनों पर बैठकर वो सारे लोगों से सबसे पहले सॉरी करता है कि वो बीच में उन लोगों को छोड़ रहा है, लेकिन वो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ जिन के लिए करना चाहता है क्योंकि वो जिन को बहुत पसंद करता है और वो जिन के साथ अपना फ्यूचर बनाना चाहता है। अब सबसे पहले उसके सामने फैन आती है और वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है कि तुमने जो डिसीजन लिया है कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा, मैं तुम्हारे ब्राइट फ्यूचर के लिए गॉड से प्रे करूँगी। उसके बाद लेजुंग भी कहता है कि तुमने बहुत सही डिसीजन लिया है क्योंकि वो अपनी बहन के बारे में सोचकर अच्छा फील कर रहा था कि उसके बहन को एक सही लाइफ पार्टनर मिल गया। उसके बाद फैन की मॉम भी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है और फिर कहती हैं कि तुम यहाँ अपनी मर्जी से आए थे और अपनी मर्जी से जा रहे हो, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ मैं तुम्हारे ब्राइट फ्यूचर के लिए गॉड से प्रे करूँगी कि तुम दोनों अपनी लाइफ में खूब खुश रहो। और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब जंगफू जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है कि जैन उसका कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो वो अपने बंदों से उसे मरवाने के लिए कहता है, लेकिन फिर वो उसकी बार बार मिन्नतें करने लगता है और कहता है कि उसे एक लास्ट चांस दे दो, इस बार वो कंपनी को पूरी तरीके से उसी के नाम पर कर देगा। तो जंगफू उसे लास्ट वार्निंग देकर छोड़ देता है और कहता है कि इस बार अगर तुमने कोई गड़बड़ी की तो मैं तुम्हारी जान खुद भी ले लूँगा, अपने बंदों से भी ये नहीं कहूँगा कि वो तुम्हें मारें। जैन कहता है ठीक है मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। अब हमें फैन को दिखाया जाता है जो कि बार बार एन की मौत को याद कर रही होती है और दिन ब दिन वो स्ट्रेस में चली जा रही होती है कि आखिर कैसे उसने एन को खो दिया है, अब वो करे भी तो क्या करे। तो दोस्तों फैन जैसे ही अपनी कंपनी में पहुंचती है तो वहाँ पर जंगफू पहले से पहुंचा होता है और वो ये कहता है कि देखो कैसे मैं तुम्हारे हाथ से इस टेंडर को छीन लूंगा क्योंकि तुम एन नहीं बल्कि फैन हो। जैन ने मुझे सब कुछ बता दिया है और तुम्हारे सिग्नेचर एन से बहुत अलग हैं। इतने में उस कंपनी के प्रोजेक्ट का एक बंदा आता है जो एन को ये कहता है कि आपके सिग्नेचर्स तो बहुत डिफरेंट हैं, इसलिए हम आपको ये कंपनी का टेंडर नहीं दे सकते हैं। आपने हमारे साथ सिग्नेचर्स के थ्रू फ्रॉड किया है और हम आप पर केस भी कर सकते हैं, इसलिए अब आपको ये टेंडर नहीं मिलेगा। और इतना कहकर वो चला जाता है। तो जंगफू ये कहता है कि अब उसे टेंडर मिल जाएगा और उसके बाद वो भी चला जाता है।
उसकी मॉम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती हैं। तो फ़ैन अपनी मॉम को समझाती है कि मॉम हम कोई दूसरा प्रोजेक्ट कर लेंगे। तो उसकी मॉम उसे बताती है कि स्टैंडर्ड के लिए तुम्हारी बहन एन ने बैंक से बहुत ज़्यादा लोन लिया था और इस पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए थे, और अगर हमने वो लोन नहीं चुकाया टाइम से तो कंपनी पूरी बैंकरप्ट हो जाएगी। अब अपनी मॉम की पूरी बात सुनकर फ़ैन जो है वो टेंशन में आ जाती है। तो लीजिंग उसे संभालता है और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी कंपनी को मैं इस तरह से लॉस में जाने नहीं दूंगा। वो उसे काफ़ी कुछ समझाता है, जिसके बाद उसे थोड़ी बातें समझ में आ जाती हैं। तो वो सबसे पहले चुप हो जाती है। दूसरी तरफ हमें त्यान चिंग और जिन को दिखाया जाता है। वो लोग एक रेस्टोरेंट को देखने के लिए आए होते हैं जो उन्हें काफ़ी पसंद आया होता है, और वो लोग उस रेस्टोरेंट को रेंट पर ले लेते हैं। जिन कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, और इसके बाद ये लोग रेस्टोरेंट की ओपनिंग की तैयारियों में जुट जाते हैं। तो वहीं फ़ैन को दिखाया जाता है जो अपनी बहन एन की मौत के लेकर काफ़ी ज़्यादा सदमे में जा चुकी होती है। इसलिए वो लीजुंग से ये कहती है कि अब वो उसकी तरह बन जाएगी और उसकी तरह सेम टैटू बनवाने का डिसीजन लेती है। लीजुंग उसे मना करता है कि तो मैं नहीं फ़ैन हूँ इसलिए टैटू मत बनवाओ, लेकिन वो नहीं मानती और ज़बरदस्ती टैटू बनवा लेती है। उसके बाद वो लीजुंग को उसके साथ चर्च जाने के लिए कहती है। वो दोनों चर्च पहुँचते हैं। फ़ैन बहुत ज़्यादा रोती है और एन की आत्मा की शांति के लिए चर्च में अपने गॉड से प्रे करती है। उसके बाद फ़ैन उससे कहती है कि देखो ना, कैसे कब क्या हो गया कुछ पता नहीं चला, और एन मुझसे कितना दूर जा चुकी है। और फिर ये कहकर रोने लगती है। उसके बाद वो सीधा कंपनी में पहुंचती है और सबसे पहले जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस, शेयर, सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन अपने सारे क्लाइंट से मांगती है। सारे क्लाइंट्स उसे सब कुछ डिटेल्स बताते हैं। उसके बाद वो कंपनी में और भी ज़्यादा अब स्ट्रगल करती है और अपनी कंपनी को ऊपर ले जाने की कोशिशों में लग जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ त्यानचिंग और जिन जो है वो अपने रेस्टोरेंट की ओपनिंग के लिए सारे डिशेस तैयार कर रहे होते हैं, और ये तीनों एक साथ काफ़ी खुश नज़र आ रहे होते हैं। अब वो लोग जैसे डिशेस तैयार करते हैं तो त्यानचिंग अपनी मॉम को घर भेज देता है। इतने में ही उसके रेस्टोरेंट पे जिन के डैड आ जाते हैं। जिन अपने डैड को देख लेती है और उसके बाद उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर डैड जिन से गुस्सा होते हैं, इसलिए वो जिन की बात को इग्नोर करके सीधा वहाँ से चले जाते हैं। अब जो जिन होती है वो त्यानचिंग से ये कहती है, पता नहीं डैड हमें कब एक्सेप्ट करेंगे। दूसरे दिन डैड जो है वो बाहर जिन और त्यानचिंग से मिलते हैं। तो त्यानचिंग जिन के डैड को एक कार्ड देता है और अपने रेस्टोरेंट की ओपनिंग पर उन्हें इनवाइट करता है। पर डैड जो है वो त्यानचिंग से अच्छे से बात नहीं करते हैं और जिनकी बातों को भी इग्नोर करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। तो वहीं फ़ैन को दिखाया जाता है जो एक गुड फाइटर बनने की ट्रेनिंग ले रही होती है लीजुंग से। लीजुंग चाहता था कि वो एन की तरह ना बने, इसलिए वो ट्रेनिंग के बीच में उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, बट वो समझ जाती है और लीजुंग से कहती है तुम्हें मेरा ध्यान भटकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एक गुड फाइटर बनकर ही रहूँगी। तो वहीं अब जंगफू उस स्टैंडर्ड को साइन करने वाला होता है, लेकिन तभी फ़ैन वहाँ पर सबूत के साथ पहुँच जाती है कि जंगफू ने उसका ब्लूप्रिंट चुराया था। और फिर उस टेंडर का मालिक जंगफू के ऊपर भी गुस्सा करता है और कहता है तुम दोनों ने मुझे धोखा देने की कोशिश की है इस टेंडर को लेने के लिए, इसलिए अब वापस से इस टेंडर की मीटिंग होगी और जो जीतेगा उसे ये प्रोजेक्ट मिलेगा। इतना कहकर वो चला जाता है। जंगफू को अपनी हार पर काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है कि फ़ैन ने उसे भी ये टेंडर लेने नहीं दिया। उसके बाद लेजुंग दिमाग लगाता है और वो फ़ैन से कहता है कि क्यों ना हम उस टेंडर की ज़मीन को ही खरीद लें, तो उसके पास हमें प्रोजेक्ट देने के अलावा और कोई चांस होगा नहीं। अब वो लेजुंग के इस फैसले से राज़ी हो जाती है और कहती है ये तो बहुत अच्छा डिसीजन है, हम इस ज़मीन को ही खरीद लेते हैं। अब वो टेंडर की ज़मीन को खरीदने के लिए उसके मालिक के पास पहुंचते हैं, लेकिन जैन ऑलरेडी वहां पर पहुंचा होता है क्योंकि वो पहले से ही ज़मीन को खरीदने के लिए राज़ी हो गया होता है और वो ज़मीन खरीदने की बात भी करता है, लेकिन सामने वाला बंदा उसे लात मार के वहाँ से निकाल देता है और कहता है कि वो अपनी ज़मीन को नहीं बेचना चाहता है। अब दूर खड़े लीजुंग और फ़ैन ये सब कुछ देख रहे होते हैं, लेकिन जब जैन वहाँ से चला जाता है तो वो दोनों उस मालिक के पास पहुँचते हैं और उसे ये टेंडर की ज़मीन देने के लिए बात करते हैं, लेकिन अब भी वो ज़मीन देने के लिए राज़ी नहीं होता और उन्हें भी बाहर निकाल देता है। जिन, त्यानचिंग और उसके मॉम आज काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे क्योंकि आज उनके रेस्टोरेंट की ओपनिंग जो थी, लेकिन ओपनिंग होते ही सबसे पहले वहाँ पर जंगफू के गुंडे पहुँचते हैं। अब वो तो उनके कस्टमर थे, इसलिए वो त्यानचिंग अंदर आने से उन्हें रोक नहीं सकता था। उसके बाद वो अपनी मॉम को समझाता है कि मॉम मैं कोई तमाशा नहीं चाहता हूँ, इसलिए चुपचाप इन्हें सर्व कर दीजिए। अब जिन, त्यानचिंग सारे लोग मिलकर उन लोगों को सर्व करते हैं उनके डिशेस, लेकिन जंगफू के जो गुंडे रहते हैं वो काफ़ी बदमाश रहते हैं, तो वो वहाँ पर तोड़फोड़ मचाने लगते हैं। इतने में वहाँ पर लेजुंग और फैन भी पहुंच जाते हैं। अब लेजुंग जब देखता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ मचा रहे हैं तो वो उन लोगों की हड्डियाँ एक कर देता है। लेजुंग त्यानचिंग से कहता है कि तुम ये खड़े खड़े क्यों देख रहे थे, तो वो बताता है कि उसने जिन से प्रॉमिस किया है कि वो फाइटिंग नहीं करेगा। उसके बाद वहाँ पर जंगफू पहुँच जाता है और वो अपने बंदों को ये सब हरकतें करने के लिए कहता है कि त्यानचिंग से माफ़ी मांगो। अब सारे लोग त्यानचिंग से सर झुकाकर माफ़ी मांगते हैं। त्यानचिंग, फैन और लेजुंग सारे लोग शौक में होते हैं कि आखिर जंगफू सुधर कैसे गया। और उसके बाद जो है जंगफू उन लोगों से सॉरी कहकर वहाँ से चला जाता है।
उसके बाद जिन अपने भाई को बताती है कि मैंने डैड को इनवाइट किया है, पता नहीं वो आएंगे या नहीं और हमारे रिश्ते को भी वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। तो लीजू मुझसे कहता है बस तुम इसी तरह लगी रहो, एक ना एक दिन डैड तुम्हारे रिश्ते को ज़रूर एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद डैड वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है डैड मुझे पता था कि आप ज़रूर आओगे। और त्यांचिंग भी काफ़ी खुश होता है। उसके बाद वो अपने डैड को अंदर ले जाती है और उन्हें अपनी बनाई हुई डिश सर्व करती है। उसके बाद वो अपने डैड से कहती है डैड आपने देखा ना त्यांचिंग ने अपना माफिया वर्ल्ड छोड़ दिया है और देखिए ईमानदारी से वो अब कमा भी रहा है, तो क्या अब आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो डैड कहते हैं पहले 1 साल तक ये इस रेस्टोरेंट को चला कर दिखाए और फिर उसके बाद ही मैं तुम दोनों के रिश्ते के बारे में सोचूंगा। अब जिन जो है अपने डैड की बात सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है और डैड के जाने के बाद त्यांचिंग मुझसे कहता है कि तुम्हारे डैड क्या कह कर गए, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। तो जिन उसे कहती है कि मेरे डैड को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत जल्द हम दोनों को एक्सेप्ट कर लेंगे। फैन जो है उस ज़मीन के मालिक की बेटी के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम अपने डैड से बात करके मुझे वो ज़मीन दिलवा दो, पर वो मना कर देती है। इतने में लीजुंग पहुँच जाता है और वो लड़की लीजुंग को देख कर शॉक्ड हो जाती है और कहती है सर क्या मैं आपको याद हूँ, आप वही है ना जिन्होंने मेरी जान बचाई थी और मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो लीजुंग को याद आ जाता है कि ये वही लड़की है जिसकी उसने जान बचाया था। तो अब जब उस लड़की को पता चलता है कि फ़ैन उसके साथ है तो वो अपने डैड से ज़मीन दिलवाने के लिए हाँ कर देती है। फ़ैन ये बात सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है कि फाइनली उसे वो ज़मीन मिल रही है और उसके बाद घर पर जाकर वो एक छोटी सी पार्टी करती है। लेजुंग उसे कहता है कि एन की मौत के पीछे मुझे जैन का हाथ लगता है। ये सुनते ही वो काफ़ी गुस्से में आ जाती है और वो ड्रिंक में नशे की दवाई मिलाकर लेजुंग को पिला देती है और कहती है कि मैं जैन को नहीं छोड़ूंगी और तुम मुझे ये सब कुछ करने नहीं दोगे, बस इसीलिए मैंने तुम्हारी ड्रिंक में नशे की गोली मिला दी थी और तुम्हारे सोने के बाद जब तुम उठोगे तब तक मैं जैन को ख़त्म कर चुकी होंगी। मैं ये सब कुछ करना नहीं चाहती हूँ लेकिन मैं जैन को छोड़ना भी नहीं चाहती हूँ। फिर वो जंगफू को कॉल करती है और कहती है कि अगर तुम जैन को मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हें तुम्हारी मुँह मांगी रकम दूंगी, जिस पर जंगफू राज़ी हो जाता है। उसके बाद वो एन का पूरा गेटअप लेती है और वहाँ से निकल रही होती है, लेकिन तभी उसके सामने लेजुंग आ जाता है। तो वो कहती है तुम तो सो रहे थे ना, क्योंकि मैंने तुम्हें ड्रिंक में नशे की गोली दी थी। तो वो कहता है मैंने वो ड्रिंक पिया ही नहीं। उसके बाद वो पूछता है तुम कहाँ जा रही हो, तो वो बता देती है कि वो जैन को मारने के लिए जा रही है क्योंकि उसकी वजह से उसने अपनी बहन को खो दिया है। तो वो उसे कहता है तुम नहीं जा सकती हो, तुम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकती हो। लेकिन वो लीजुंग की बातों को नहीं सुनती और कहती है कि मैं जैन को मार कर ही रहूंगी। तो लीजुंग उसे कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। और फिर वो उसे अपनी आइडेंटिटी दिखाकर अपने बारे में सब कुछ सच सच बता देता है कि वो एक पुलिस वाला है और वो एन को गिरफ्तार करने के लिए एक अंडरकवर एजेंट बनकर यहाँ पर आया था क्योंकि एन ने मेरे बेस्ट फ्रेंड की जान ले ली थी। अब जब ये सब कुछ फ़ैन सुनती है तो उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है और वो कहती है मैंने इस दुनिया में सबसे ज़्यादा तुम पर भरोसा किया और तुमने भी मुझे धोखा दे दिया। और वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में चली जाती है कि वो लीजुंग की कोई बात नहीं सुनती और फिर कहती है कि आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता ख़त्म, आज से तुम मेरे कोई नहीं लगते हो और ख़बरदार जो मेरे रास्ते में आने की कोशिश भी की, मुझे अपना रिवेंज लेना है क्योंकि जैन ने मुझसे मेरी बहन को छीन लिया है और आज से न तो तुम मेरे करीब आओगे और ना ही मैं तुम्हारे। अलविदा और मुझे दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, समझे तुम। और हाँ खबरदार जो मेरा पीछा करने की कोशिश भी किया तो। और उसके बाद वो वहाँ से निकल कर सीधा जंगफू से मिलने के लिए पहुँच जाती है। जंगफू जैन को फ़ैन के हवाले कर देता है क्योंकि उसे जैन की कीमत जो मिल चुकी थी। अब फ़ैन उसे कहती है कि जंगफू तुम यहाँ से जा सकते हो। उसके बाद वो जैन को ख़रीद चुकी होती है तो उसे अपने करीब बुलाती है और कहती है कि तुमने मुझसे मेरी बहन को छीन लिया है, इसलिए मौत का बदला मैं तुम्हारी मौत से लूँगी। अब जो को ये दिखाया गया था कि फैन ने जैन को खरीद लिया था तो सबसे पहले वो उसे खूब मारती है, लेकिन इतने में जैन जो है वो फैन को गन पॉइंट पर रख देता है और फिर हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाता है जहां जंगफू ने जैन को ये कहा था कि अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम फैन को ही जान से मार देना, और बस उसने यही दिमाग लगाया। लेकिन इतने में ही लीजू वहाँ पर पहुँच जाता है और वो अपनी पहचान भी सबको बता देता है कि वो एक पुलिस वाला है। अब जैन जो है वो फैन को गन पॉइंट पर रख कर लेजुंग से कहता है कि वो यहाँ से चला जाए, बट लेजुंग फैन को बचाता है और फिर उसके बाद सब लोगों को पुलिस स्टेशन लेकर चला जाता है। जंगफू फैन से कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा बॉयफ्रेंड है जिसने तुम्हें ही अरेस्ट कर लिया। अब इतने में ही जंगफू उसे टॉर्चर कर ही रहा होता है कि तभी लेजुंग के डैड आ जाते हैं जो फैन की बेल करा देते हैं। और उसके बाद जब लेजुंग उनसे मिलने के लिए जाता है तो उसके डैड कहते हैं तुम्हारी वजह से आज मैंने एक माफिया गर्ल को बेल दिलाई है और ये सब कुछ तुम्हारे कहने पर किया है मैंने। तो उसके बाद जब उसकी बेल हो जाती है तो वो घर जा रही होती है। लेजुंग उसके सामने आता है और उसे सॉरी बोलता है कि उसने अपनी पहचान उससे छुपाई, बट वो अभी भी उसको सॉरी एक्सेप्ट नहीं करती और गुस्से में ही होती है। इतने में वो घर जा रही होती है तो लेजुंग उसके पीछे पीछे जाता है और कहता है तुम गुस्सा हो वो तो ठीक है,
पर मैं तुम्हें अकेले घर जाने नहीं दूंगा। और उसके बाद वो जबरदस्ती उसे अपनी बाइक से घर ले जा रहा होता है। तो वहीं दूसरी तरफ हेमी फैन के बॉडीगार्ड और लिन को ये समझा रही होती है कि त्यानचिंग को लीजुंग की पहचान और कंपनी के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन उन लोग के अजीब बिहेवियर की वजह से त्यानचिंग को शक हो जाता है कि वो लोग उससे कुछ जरूर छुपा रहे हैं, लेकिन वो लोग उसे बताते नहीं है। उसके बाद अब जैसे ही ये लोग त्यानचिंग के रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं तो हेमी उन लोगों से कहती है कि तुम लोगों के अजीब बिहेवियर की वजह से मैं डर गई थी कि कहीं त्यानचिंग को शक न हो जाए कि लीजुंग जो है वो पुलिस वाला है। अब पीछे खड़ी जिन ये सारी बातें सुन लेती है और वो काफ़ी टेंशन में आ जाती है कि कहीं त्यानचिंग को ये पता चल गया कि उसका भाई पुलिस वाला है तो वो उसे छोड़ ना दे। अब जब नाइट के सीन में वो त्यानचिंग से मिलती है तो अब भी उसके मन में यही डर था कि कहीं वो उसके बारे में जान ना जाए, लेकिन लिन जो है वो त्यानचिंग को खोने से डरती थी। अब जब वो लीजुंग से मिलने के लिए जाती है तो लीजुंग उसे कहता है कि इस बात के लिए तुम तैयार रहना कि त्यानचिंग को जब ये पता चल जाएगा कि मैं लीजुंग हूँ और मैं कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक पुलिस वाला हूँ तो वो तुम्हें छोड़ देगा और तुमसे ब्रेकअप कर लेगा। वो काफ़ी परेशान रहती है। अब मॉर्निंग के सीन में लीजुंग त्यानचिंग को बुलाता है और उसे अपने बारे में सारी सच्चाई बता देता है। इनफैक्ट वो ये भी बता देता है कि वो एक अंडरकवर एजेंट बनकर यहाँ पर आया था एन को गिरफ्तार करने के लिए। अब त्यानचिंग जैसे ये सब कुछ सुनता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो लीजुंग से फाइट करने लगता है और कहता है इसका मतलब तुम दोनों भाई बहन मुझे और एन को इतने दिनों से बेवकूफ़ बना रहे थे। तुम लोगों ने हम लोगों को धोखा दिया है और तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। लीजुंग उसे कहता है कि मेरी बात समझने की कोशिश करो, पर त्यानचिंग का गुस्सा तो 7वें आसमान पर होता है। अब जैसे ही वो जिन के पास पहुंचता है तो वो सबसे पहले जिन को टॉर्चर करता है और उसके बाद कहता है तुम्हारा भाई एक पुलिस वाला है और तुमने मुझसे ये बात छुपाई। तुम दोनों मिलकर मुझे और फैन को बेवकूफ़ बना रहे थे। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म, चली जाओ मेरी नज़रों के सामने से। जिन उसे कहती है देखो मेरा भाई पुलिस वाला है, इसमें कोई गलती तो नहीं, मेरी बात समझने की कोशिश करो। लेकिन वो उसे घर से बाहर निकाल देता है। अब वो दौड़ी दौड़ी अपने घर जाने लगती है। बस तभी रास्ते में किसी से टकराने वाली होती है, लेकिन तभी एन टाइम पे त्यानचिंग आकर उसकी जान बचा लेता है। उसके बाद त्यानचिंग उसे ज़बरदस्ती केस करता है, बट जिन जो है उसे अपने से दूर कर देती है, एवं उसके लिप को बाइट भी कर लेती है। और उसके बाद त्यानचिंग उसे कहता है मैं कितना भी चाह लूँ कि मैं तुमसे दूर हो जाऊँ, लेकिन तुम्हारा प्यार मुझे दूर होने ही नहीं देता। लेकिन वो उसे कहती है तुम्हें तो मेरे प्यार पर भरोसा भी नहीं ना, तुमने मेरी बात भी सुनने को नहीं चाहा। और उसके बाद दौड़ते दौड़ते टैक्सी लेकर अपने घर जाती है, लेकिन त्यानचिंग उसके पीछे पीछे दौड़ता है जब तक कि वो टैक्सी उसके घर तक नहीं पहुंच जाती। उसके बाद त्यानचिंग वहीं पर गिर जाता है, लेकिन वो फिर भी उसके घर तक जाकर बैठे रहता है। अब जब वो उसे देखती है कि वो रात भर यहीं पर बैठा है तो वो लीजुंग को SMS करती है कि त्यानचिंग रात से यहीं पर बैठा हुआ है घर के बाहर, तुम उसे ले जाओ। अब लीजुंग जो है फौरन आता है और त्यानचिंग से ये कहता है कि मैं पुलिस वाला हूँ, अगर यहाँ से नहीं चले तो मैं तुम्हें अंदर कर दूंगा। उसके बाद लीजुंग उसे अपने बारे में सब कुछ बता देता है और कहता है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। त्यानचिंग कहता है कैसी हेल्प? तो वो कहता है हमें सबसे पहले जंगफू को पकड़ना होगा और इसके लिए हमें कंपनी में सबसे बड़ी पोस्ट चाहिए, तो तुम सबसे पहले फैन को हटाकर उसकी जगह खुद CEO बनो। तो वो कहता है ठीक है। तो वहीं दूसरी तरफ त्यानचिंग को जंगफू के गुंडों ने खूब मारा है और इसकी वजह से वो हॉस्पिटलाइज है। अब जब उसकी खबर फैन को मिलती है तो वो उससे मिलने के लिए पहुंच जाती है और उसकी इतनी बुरी हालत हुई रहती है कि वो देखकर कांप जाती है और कहती है कि वो जंगफू को नहीं छोड़ेगी। अब वो जंगफू के पास जा ही रही होती है, लेकिन तभी सामने से लीजुंग आता है और उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें जंगफू से निपटने की कोई ज़रूरत नहीं, उसके लिए पुलिस है ना। अब जैसे ही वो लोग कंपनी पहुँचते हैं तो सामने से त्यानचिंग आ जाता है और वो कह देता है कि तुम सबको आज बताओगी कि तुम एन नहीं बल्कि फैन हो, और एन के बाद इस कंपनी पे CEO की पोस्ट मेरी है। और फैन जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है सारे लोगों के सामने, तो CEO की पोस्ट जो है वो त्यानचिंग को मिल जाती है और वो वापस कंपनी का हेड बन जाता है। अब यहाँ पर त्यानचिंग का बिहेवियर देखकर फैन काफ़ी शॉक्ड होती है कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया, बट उसे क्या पता कि ये सब कुछ लीजुंग के इशारों पर हो रहा था, क्योंकि लीजुंग ने त्यानचिंग को उसे करने के लिए कहा था। लेकिन वो गुस्से में आकर कंपनी से जैसे ही बाहर निकलती है तो दौड़ी दौड़ी जा रही होती है। लीजुंग उसके पीछे आता है तो वो लीजुंग को मना करती है, बट अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो बंदा एक्सीडेंट करके भाग जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ त्यानचिंग को दिखाया जाता है जो माफिया बॉय का लुक लेकर हॉस्पिटल में अपने भाई से मिलने के लिए पहुंचता है। अब जिन जैसे ही उसको देखती है तो वो काफ़ी शॉक्ड हो जाती है और समझ जाती है कि शायद वो इंसान सही है ही नहीं जिसने उससे प्यार किया था। वो जा रही होती है तो त्यानचिंग उसे रोकता है तो वो अपने मोबाइल में बिजी होने का नाटक करने लगती है, बट त्यानचिंग उसे कहता है जब बात मैं करूं तो मेरी तरफ नज़र होनी चाहिए। बट वो उसे इग्नोर कर रही होती है क्योंकि वो त्यानचिंग को लेकर काफ़ी गुस्से में होती है कि त्यानचिंग ने वापस से माफिया वर्ल्ड ज्वाइन कर लिया है और उसने उसके प्यार को भी ठुकरा दिया है। बट त्यानचिंग उसे रोककर समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी बात को सुनना ही नहीं चाहती है। तो त्यानचिंग भी ज़बरदस्ती उसे किस कर लेता है। अब उसके बाद उसे ज़बरदस्ती किस कर ही रहा होता है, लेकिन तभी वो इमरजेंसी बेल बजाकर वहाँ से भाग जाती है। तो त्यानचिंग भी उसके पीछे पीछे जाता है और उसे कहता है कि मेरी बात तो सुन लो एक बार, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ।
लेकिन तभी वो उसके फोरहेड पर हाथ रखती है तो पता चलता है कि उसे तो बहुत ज़्यादा फीवर है। और अचानक इससे पहले कि वो कुछ कहता वो सीधा उसकी बाहों में बेहोश हो जाता है। वो त्यांचिंग को हॉस्पिटल में एडमिट कर देती है। उसके बाद वहाँ पर फ़ैन आती है जो कि लीजुंग को लेकर हॉस्पिटलाइज होती है। तो उसकी मुलाकात जिन से होती है। तो जैसे ही फ़ैन उन दोनों को एक साथ देखती है तो जिन उसे सब कुछ बता देती है कि लीजुंग उसका भाई है। अब यहाँ पर दोनों लीजुंग और त्यांचिंग को लेकर काफ़ी स्ट्रेस में होती हैं। तो जिन फ़ैन से कहती है कि हम दोनों काफ़ी स्ट्रेस में हैं, क्यों ना अपने स्ट्रेस को दूर किया जाए। चलो हम भी आज खोल के ड्रिंक करते हैं और अपने गम को कुछ देर के लिए अलविदा करते हैं। और ऐसे ही वो लोग रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं और डायरेक्ट वो लोग खूब खाते पीते हैं और काफ़ी ज़्यादा ड्रंक भी हो चुके होते हैं। साथ ही अब वो दोनों इतनी ज़्यादा ड्रंक होकर हॉस्पिटल पहुंचनी है कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता है। तो वो लीजुंग और त्यांचिंग के हैंड पर जो है काफ़ी टैटू भी बना देती हैं। उसके बाद जब वो लोग देखते हैं तो समझ जाते हैं कि ये उनकी गर्लफ्रेंड्स का काम है। जब देखते हैं तो वो दोनों नशे की हालत में बेड पर पड़ी होती हैं और काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो चुकी होती हैं। वो दोनों एक दूसरे को बिस्तर पे सुला देते हैं। उसके बाद खुद भी उनके साइड में सो जाते हैं। पर मॉर्निंग में जैसे ही उन दोनों की आँख खुलती है और दोनों एक दूसरे को जब देखते हैं तो सीधा वो लोग बेड से उन लोगों को लात मारकर नीचे गिरा देते हैं। लेजुंग अब भी फैन से माफ़ी मांग रहा होता है बट वो अभी उससे गुस्से में होती है और बस यही कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला और मुझे धोखा दिया। तो वहीं त्यांचिंग भी जिन को उसके घर ड्रॉप करने जा रहा होता है। अब जिन भी जो है वो काफ़ी गुस्से में थी कि उसने माफिया वर्ल्ड क्यों ज्वाइन कर लिया। तो वो उसके करीब आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सब कुछ मैं तुम्हारे भाई के कहने पर कर रहा हूँ और तुम टेंशन मत लो। मैंने माफिया वर्ल्ड को सिर्फ कुछ दिनों के लिए ज्वाइन किया है जब तक कि हम सही विलन का पता नहीं लगा लेते। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं माफिया वर्ल्ड को छोड़ दूंगा। अगले सीन में लीजुंग और त्यांचिंग को एक साथ दिखाया जाता है जहाँ पर त्यांचिंग उससे अपने नेक्स्ट स्टेप के बारे में पूछता है कि अब उसे क्या करना होगा। कि तभी लीजुंग उससे कहता है मेरे पास तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट है लेकिन मैं जानता हूँ कि तुमने एन का एक्सीडेंट नहीं किया है बल्कि किसी और ने किया है। लेकिन मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं करूँगा। इवन मैं तुम्हारी हेल्प लेकर उस शख्स तक जाऊँगा जिसने वाकई में एन का एक्सीडेंट किया है। तो वो कहता है तो फिर इस सब के पीछे कौन है। तो वो उसे कहता है कि देखो एक बार मैं जंफू के अड्डे पर गया था। वहाँ मैंने तुम्हारे भाई लिन को देखा था और जितने भी तुम्हारे स्मगलिंग वाले काम है वो सब कुछ कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भाई लिन कर रहा है। लिन ये सब कुछ अकेले नहीं कर रहा है बल्कि वो जंफू के साथ मिला हुआ है। अब जैसे ही त्यांचिंग को पता चलता है कि उसका भाई लिन ये सब कुछ कर रहा है और बदनाम त्यांचिंग हो रहा है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। तो वहीं दूसरी तरफ फैन को जैन का कॉल आता है और वो कहता है कि उसने शॉ को किडनैप कर लिया है। अगर उसकी जान बचाना चाहती हो तो मेरे सेंड किए हुए एड्रेस पर पहुंच आओ। वो जल्दी से उसके एड्रेस पर पहुंचने की कोशिश करती है। जैसे ही वो टैक्सी लेकर जैन के पास जा रही होती है कि तभी त्यांचिंग और लेजुंग उसे देख लेते हैं और डायरेक्ट उसका पीछा करने लगते हैं कि आखिर फैन जा तो जा कहाँ रही है। लेकिन जैसे ही वो जैन के पास पहुंचती है तो पता चलता है कि जैन ने उसे झूठ बोला है कि उसने शॉ को किडनैप किया है। वो तो बल्कि उसकी ही जान लेना चाहता था। लेकिन त्यांचिंग और जिन वहाँ पर सही टाइम पर पहुंच जाते हैं और वो लोग उसकी जान बचाने की कोशिश में लग जाते हैं। जैन उससे कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन तभी लेजुंग उसके सामने आ जाता है और जैन को गन पॉइंट पर रखकर फैन को बचा लेता है। उसके बाद फैन जो है वो काफ़ी शॉक में होती है बट इतने में जैन उठता है और लेजुंग की आंखों पर कोई ऐसा केमिकल डालता है जिसकी वजह से उसकी दोनों आंखें लाल हो जाती हैं और अंदर से बहुत ज़्यादा जलने लगती हैं। अब फैन जल्दी से उसे हॉस्पिटलाइज करती है पर ट्रीटमेंट के बाद पता चलता है कि डॉक्टर ने उन लोगों को बताया है कि उसकी दोनों आंखें जा चुकी है क्योंकि वो केमिकल बहुत ज़बरदस्त केमिकल था और अब वो दुनिया को नहीं देख पाएगा। अब जैसे ही लेजुंग को होश आता है तो उसे समझ आ जाता है कि उस केमिकल की वजह से उसकी दोनों आंखें जा चुकी है और इस चीज़ के लिए फैन को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तो वहीं दूसरी तरफ हमें एन को दिखाया जाता है जो कि जिंदा होती है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि ये कैसे हुआ, तो करेक्ट क्वेश्चन है, ये सब कुछ मॉम ने किया था क्योंकि उस वक्त जैन जो है वो एन की जान के पीछे पड़ा हुआ था। इसलिए मॉम ने डॉक्टर को सबसे ये कहने के लिए कहा कि एन अब इस दुनिया में नहीं है ताकि जैन और जंगफू दोनों ही एन की जान के पीछे ना पड़े। और उसने उसका यूएस में बहुत ही अच्छे से ट्रीटमेंट करवाया और अब उसकी बीमारी से वो बाहर आ चुकी थी। तो वहीं जिन जो है अब त्यांचिंग के बारे में सब कुछ जान चुकी थी, इसलिए उसका ट्रस्ट वापस से उसके ऊपर आ चुका था और वो अब उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। बट इतने में ही उसके डैड आ जाते हैं और वो त्यांचिंग को कॉलर पकड़कर सीधा ये कहते हैं, मुझे तुम पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था क्योंकि पहले और आज तुम दोनों ही हालतों में मेरी बेटी के लायक हो ही नहीं। कि तभी जिन अपने डैड को कहती है कि डैड प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए। डैड कहते हैं कि फिर से ये माफिया वर्ल्ड में चला गया ना, मैंने तुम्हें समझाया था। लेकिन तभी वो अपने डैड को चुप कराती है और कहती है डैड प्लीज़ अब चुप हो जाइए। और उसके बाद अपने डैड के साथ ना जाते हुए वो त्यांचिंग की गाड़ी में आकर बैठ जाती है और उसके बाद कहती है डैड मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं बस त्यांचिंग के साथ जाना चाहती हूँ, प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए। इतना कहकर जिन बहुत ज़्यादा रो रही होती है। डैड जिन की बातों को सुनकर चले जाते हैं वहाँ से। अब त्यांचिंग जैसे ही घर पहुँचता है तो वो सबसे पहले लिन के पास जाता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ सवाल करना है और मेरे सवाल का सीधा सीधा सही सही आंसर देना।
तुमने जंगफू के साथ मिलकर आखिर मुझे क्यों बदनाम किया? तुमने उसके साथ आखिर स्मगलिंग वाली डीलिंग क्यों की? तो वो कहता है, भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं उसके साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने ये सब कुछ नहीं किया तो वो आपकी जान ले लेगा, और बस आपको बचाने के चक्कर में मुझे उसके साथ गलत काम करना पड़ा। तो वहीं लेज़ों के डैड को जब लेज़ों के बारे में पता चलता है कि किसी केमिकल की वजह से उसकी आंखें जा चुकी है, तो वो उससे मिलने के लिए पहुंचते हैं और उसका हाल चाल जानने की कोशिश करते हैं। तो वहीं जो फैन होती है वो आज अपनी बहन एन को काफ़ी मिस कर रही होती है। तभी वो पेड़ के पीछे से उसके सामने आ जाती है। वो उसे देखकर शॉक्ड होती है और कहती है, एन, क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? क्या सच में तुम मेरे सामने हो? इतने में उसकी मॉम आती है और कहती है, हाँ बेटा, ये तुम्हारी बहन एन है और ये कोई सपना नहीं, ये सच में तुम्हारे सामने खड़ी है। और फिर उसे हक करती है और बहुत रोती है। मॉम सारी बातें फ़ैन को बता देती हैं कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ। उसके बाद फ़ैन जो है वो एन से काफ़ी बातें कर रही होती है। तो एन कहती है, मॉम ने मुझे बताया कि तुम लेज़ोंग से प्यार करती हो और उसे शादी करना चाहती हो, क्या वो तुम्हारे लिए सही लड़का है? तो फैन उसे कहती है, हाँ वो बहुत अच्छा है। तो वो कहती है, ठीक है, ये तुम्हारा ओपिनियन है, लेकिन मैं खुद उससे मिलूंगी, उसका टेस्ट लूंगी और उसकी लॉयल्टी को तुम्हारे सामने साबित करूंगी। और फिर जो एन होती है वो फैन भरकर लेज़ोंग के पास जाती है उसकी लॉयल्टी को टेस्ट करने के लिए। अब एन जो होती है वो धीरे धीरे लेज़ोंग के करीब जाती है और सडनली उसकी गर्दन पर चाकू रख देती है और उसकी लॉयल्टी को टेस्ट करने लगती है। बात ही बातों में लेज़ोंग उसे कह देता है कि तुम मेरी फ़ैन नहीं हो बल्कि एन हो। तो वो भी उसे अपने बारे में सब कुछ बता देती है। उसके बाद वो वहाँ से जा रही होती है, लेकिन तभी उसे लेज़ोंग की एक बुक मिलती है जिसे देखकर वो शॉक्ड होती है कि ये बुक तो उसकी कॉलेज के टाइम की है और इसमें उसकी हैंडराइटिंग है, एवं उसकी ड्राइंग भी है। और फिर हमें यहीं पर एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है एन के कॉलेज के टाइमिंग पर, जब वो लाइब्रेरी में लेज़ोंग से बिना मिले एक बुक पर उसके बारे में लिखा करती थी और उसके ड्राइंग बनाया करती थी। जब वो बुक छोड़कर जाती थी तो लेज़ोंग आता था और उसके सवालों का जवाब उस बुक पर लिखकर जाता था। यानी एन और लेज़ोंग दोनों ही एक दूसरे का पहला प्यार थे। एक दिन वो एक दूसरे से मिलने वाले थे, क्योंकि वो उनसे पहले कभी नहीं मिले थे। बट जो जैन होता है वो इस बात का फायदा उठा लेता है और उसके बाद वो एन से लेज़ोंग की जगह पर मिलता है। अब एन जो थी उसने लेज़ोंग को तो पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए वो जैन की बातों पर यकीन कर लेती है कि ये वही लड़का है और उससे शादी कर लेती है। अब उसके बाद पास्ट का सीन चेंज होता है और हमें फ्लैशबैक खत्म करके प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर त्यानशिंग जो है वो जंगफू से मिलने गया होता है। और फिर वो जंगफू से कहता है कि अब तक तुमने मेरे भाई के साथ काम किया, अब मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दूंगा। जंगफू प्रॉफिट का नाम सुनकर त्यानशिंग से हाथ मिला लेता है, लेकिन उसे क्या पता था कि त्यानशिंग जो है वो पुलिस वालों की तरफ से मिला हुआ है और उसे एक्सपोज करने की कोशिश में लगा हुआ है। उसके बाद त्यानशिंग की बातों पर जंगफू को कहीं ना कहीं शक हो जाता है, तो वो उसकी मॉम को ही किडनैप करके गन पॉइंट पर रखता है और कहता है कि तुम्हारी बातों से मैं समझ गया था कि तुम मुझे एक्सपोज करना चाहते हो। वहाँ पर एन भी अपनी गन के साथ पहुंच चुकी थी और उसने जंगफू को अपनी गन के निशाने पर रखा था। बट जैसे ही त्यानशिंग से बर्दाश्त नहीं होता है कि वो उसकी मॉम को शूट कर देगा, वो गन चला देता है। लेकिन जैसे ही गोली जंगफू को लगती है तो वो उसकी मॉम को भी एक गोली मार देता है। अब गोली लगने की वजह से त्यानशिंग की मॉम जो है वो बेहोश हो जाती हैं। अब एन जैसे ही ये सब कुछ देखती है तो वो जंगफू को शूट कर देती है। उसके बाद त्यानशिंग अपनी मॉम को हॉस्पिटल लेकर पहुंचता है, जहाँ पर इट जो है वो उनका ऑपरेशन करने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि अभी इनकी सांसें चल रही है, इसलिए जल्दी से इन्हें ओटी में शिफ्ट करो। त्यानशिंग कहता है, प्लीज़ इट, मेरी मॉम को बचा लो। और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। वो उसे कहता है, ठीक है तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी मॉम को कुछ नहीं होगा। इसके बाद वो जब अपने बाप से मिलता है तो उसका बाप मर चुका होता है और वो अपने बाप से ये कहता है कि आपने बहुत देर कर दी डैड। त्यानशिंग बहुत रो रहा होता है। लेज़ोंग और फैन भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इतने में एन भी त्यानशिंग के सामने आ जाती है और उसे अपने बारे में सब कुछ बता देती है। अब जो लेज़ोंग होता है वो कानून के हाथों मजबूर होकर त्यानशिंग को गिरफ्तार करने जा रहा होता है, क्योंकि उसने जंगफू को शूट किया था। बट तभी एन गन दिखाकर ये कहती है कि ये रहा सबूत, क्योंकि जंगफू को मैंने मारा है, इसलिए तुम मुझे अरेस्ट करो, त्यानशिंग को नहीं। बट त्यानशिंग कहता है, एक शूट तो मैंने भी किया था। तो वो उससे कहती है, मैंने कहा ना कि जंगफू को मैंने मारा है। और इतने में ही वो बेहोश हो जाती है। लेज़ोंग उसे संभालता है और डायरेक्ट उसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है। अब एन की तबीयत काफ़ी बिगड़ रही होती है। मॉम काफ़ी परेशान होती हैं कि कहीं फिर से एन की कंडीशन ख़राब ना हो जाए। कि तभी एन जो होती है वो ये कहती है, फैन, लेज़ोंग बहुत अच्छा लड़का है, मैंने उसकी लॉयल्टी को चेक भी किया है, इसलिए तुम बेफिक्र होकर उससे शादी कर सकती हो। फैन एन के लिए काफ़ी रो रही होती है क्योंकि उसकी कंडीशन धीरे धीरे ख़राब होती जा रही होती है। बट तभी एन उसे कहती है, शायद मेरे पास टाइम कम है, इसलिए तुम मेरी बात गौर से सुनो। और वो उसे एक पेपर देती है और कहती है कि ये मेरे आई डोनेट का पेपर है और मैं अपनी आंखें लेज़ोंग को देना चाहती हूँ, और प्लीज़ मेरे मरने के बाद उसका ऑपरेशन करा के मेरी आई को उसमें फिट करा देना। अब इतना कहकर वो दम तोड़ देती है और उसको देखते ही फैन और उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा रो रहे होते हैं
क्योंकि इस बार एन सचमुच मर चुकी होती है। फैन अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। तो वहीं एट त्यानचिंग को ये बताता है कि उसकी मॉम अब खतरे से बाहर है और उनका ऑपरेशन भी काफ़ी सक्सेसफुल हो चुका है। अब हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैन शाओ को उसकी मॉम की कब्र पर लेकर जाती है। अब शाओ उससे पूछती है, आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हैं मम्मा, ये कौन है? तो बताती है, कोई था जो तुम्हारी बहुत ज़्यादा केयर करता था, लेकिन वो उसे ये नहीं बताती कि ये तुम्हारी मॉम थी, क्योंकि वो चाहती थी कि शाओ उसे ही अपनी मॉम समझे और वो कभी भी उनके लिए ना रोए। इतने में त्यानचिंग को दिखाया जाता है जिसकी आंखों का ऑपरेशन हो चुका था और अब एन की आंखें उसे दी जा चुकी थी और उसे देखकर फैन बहुत अच्छा फील करती है। तो वहीं लीजुंग जो है वो जेल में त्यानचिंग के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारी सज़ा कम हो चुकी है, बहुत जल्द तुम इस जेल से निकल जाओगे। उसके बाद हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेन और फैन की आज शादी होने वाली होती है, लेकिन तभी उसका बॉडीगार्ड और लेन आकर ये कहते हैं कि दोनों ही कहीं मिल नहीं रहे, ना तो त्यानचिंग का पता है और ना ही लीजुंग का। तो वो कहती, जाओ उन्हें जल्दी ढूंढ कर लेकर आओ, क्योंकि आज उनका टाइम पर पहुंचना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमें लीजुंग और त्यानचिंग को दिखाया जाता है जो कि एक मिशन पर लगे हुए होते हैं और लीजुंग की हेल्प जो है वो त्यानचिंग करता है क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। ये दोनों अपने मिशन में इतना खो जाते हैं कि इन्हें तो याद भी नहीं होता है कि आज उनकी शादी है। बट जैसे ही दोनों को याद आता है तो वो दोनों भागते हुए जाते हैं वेडिंग की जगह पर और फटाफट वहाँ जाकर रेडी होते हैं। उसके बाद लीजुंग और त्यानचिंग काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि आज उनकी शादी जो हो रही होती है। बट फैन और जिन दोनों ही गुस्से में होती हैं और वो उन दोनों से कहते हैं कि तुम दोनों लेट हो चुके हो, इसलिए तुम्हारी सज़ा है कि तुम दोनों हम दोनों को अपनी गोद में उठाकर चर्च तक ले जाओगे और तुम्हें हमारी बातें माननी पड़ेगी। अब बेचारे त्यानचिंग और लीजुंग दोनों ही अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स को उठाते हैं गोद में और सीधा चर्च तक आगे बढ़ने लगते हैं और ये लोग काफ़ी खुश होते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। बाय द वे, आपको ये ड्रामे की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और नेक्स्ट ड्रामे के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।